अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूँ किरण आफ्ताब और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। उठाइए कॉफी का मग, एक सिप लीजिए, मैं बाद में ले लेता हूँ। आप लीजिए। ओके ठीक है। आप पी कर आई हैं सुबह ऊपर, तो क्या हुआ? ठीक है, एक और कॉफी मंगवा लेते हैं आपके लिए। एनीवेज, आज की टॉप स्टोरीज पर जाने से पहले जरा आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। सर्वे के मुताबिक माली साल मौशी तरक्की का हदफ 6.2% था, लेकिन मुआशी तरक्की की शरह क्या रही, मैं बताती हूँ। ये रही 3.3%। अब जरा ज़राई शोबे की बात कर लेते हैं। ज़राई शोबे में जो शरह नमू रही 0.85% रही। लेकिन किरण, मौशी तरक्की की तो आपने इससे पहले बात करी। शरह नमू होनी कितनी चाहिए, हदफ कितना था ज़राई शोबे का? वो था 3.8 जी, 3.8 बिल्कुल यही था। अब हफीज शेख साहब ने यह भी बताया कि बिगाड़ जो है ना वो माजी की हुकूमतों की वजह से आया है। वो लोग कर्जे लेते चले गए और यूं मईशत की नाव डुबोते चले गए। बड़े चैलेंजेस मिले हैं। तो अब हम जो पहला बजट पेश करने जा रहे हैं, पहले तो उसी का इम्पैक्ट है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर खासा हंगामा है और होने भी वाला है। अपोजिशन कहती है ये जो बजट है ये हुकूमत की नाअहली, अवाम से दोस्ती न रखने का चलन और अदम दिलचस्पी को जाहिर करती है। अब जब पीटीआई हुकूमत का पहला बजट पेश होना है तो इसके दरमियान कल से अब तक एक माहौल बन चुका है। एक बड़ी खबर आ चुकी है, जरदारी की गिरफ्तारी, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्लियामेंट में बात करने का मौका न मिलना। अब इस सारे मामले के ऊपर हम आपको अपडेट कर रहे हैं और हम और आप मिलकर सोच भी रहे हैं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। तज्जियाकार क्या कहते हैं? कल से अब तक में उनका तज्जिया ये है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे रहे हैं जिनसे तवज्जो हटा ली गई, गोया जान छुड़ा ली गई। लेकिन मामला ये है कि महंगाई बहुत होने जा रही है। बजट कैसा है? लोग बहुत परेशान हैं और लोगों की परेशानी वाजिब है। लोगों की परेशानी की आपने बात ही किरण, मैं एक खबर पढ़ा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर अवाम दोस्त बजट आया तो ठीक है, अगर अवाम दुश्मन बजट आया तो मैं एहतजाज करूंगा। वैसे मेरा सवाल ये है कि क्या कभी अवाम दोस्त बजट आया है माजी में? लेकिन एहतजाज का हक आप किसी से नहीं छीन सकते। आई एग्री। मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अवाम के हक की बात तो जो करे अच्छा है, लेकिन अपने दामन में झांकना होगा। मेरे ख्याल से आप भी यही कहना चाह रहे थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। टॉप स्टोरीज है क्या, सबसे पहले नजर डालते हैं उसी पर। बच्चों में आंख का कैंसर तेजी से फैलने लगा। हर 18,000 बच्चों में से एक मरज का शिकार। मोबाइल फोन और लैपटॉप का बढ़ता इस्तेमाल भी बच्चों की आंखें कमजोर करने का सबब। जदीद दौर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम, लेकिन मिट्टी के बर्तन इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद। मटके का पानी हीट स्ट्रोक का खदशा कम करता है, खराबी सेहत और बीमारियों से दूर करता है। बर्तनों की अफादियत जानिए कुछ देर बाद। कराची के नौजवानों का कारनामा, इंसानी कदमों से बिजली पैदा करने का आसान और सस्ता तरीन तरीका ईजाद कर लिया। मंसूबा काम कैसे करता है बताएंगे आपको नया दिन में। किरण, एक जुमला याद आ गया, ये अकाउंट है किसी और का, इसमें तस्वीर है किसी और, किसे चला रहा कोई और है। नाम तो सुना होगा। exactly. हम बिग बी की बात कर रहे हैं और वाकई ये अकाउंट था किसी और का, इसको चला गया कोई और। बिग बी की हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट, इसे हैक कर लिया गया। बहाल भी हुए मामलात, लेकिन कुछ देर बाद जो हैकर था ना, उसने बिग बी की मिस्टर बच्चन की तस्वीर की जगह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर लगा दी। हैकर ने बड़ा काम कर दिया। टर्किश हैकर था, फिर तस्वीर भी इमरान खान की लगाई। मैं तो इसको ये इस तरह देखूंगा किरण, दैट दे लव इमरान खान। ठीक है, अच्छा, ये पर्सनैलिटी है। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा यार शायद ये तस्वीर है ना, फॉलोअर्स और बढ़ेंगे, शायद और लोग देखेंगे भी हो क्या रहा है। और साथ उन्होंने कुछ पोस्ट भी की थी, जो रवैया रहा था उनके फुटबॉल टीम के साथ, उससे मुतालिक ट्वीट भी उन्होंने की थी। बट एनीवेज, अब वो ट्विटर से मुतालिक जो मामला था वो संभल चुके हैं, यानी वो जो हैक हुआ था मामला रिवर्स हो चुका है। लेकिन लोग अभी भी इस पर बात कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन एक तरफ और अकाउंट के ऊपर, यानी बिग बी के अकाउंट के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पिक्चर। ये मामला एक तरफ, अकाउंट बहाल हुआ,
बहस अब भी जारी है। ठीक है, आप ट्विटर अकाउंट की बात करी है, बहस भी जारी है, बट हम मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अकाउंट्स, वो बैंक अकाउंट से जिससे मुतालिक बहुत सी बातें होती रही। कोई नाम नहीं था, उस बेनामी अकाउंट्स। अब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि गुज़श्ता रोज आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए और फरियाल तालपुर से मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि शायद उन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि नैब की टीम ने जरदारी हाउस से गुज़श्ता रोज जरदारी साहब को अरेस्ट किया था। आसिफ जरदारी ने पहले मशावरत की थी, उसके बाद गिरफ्तारी दी थी। तो एक तरफ तो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और दूसरी तरफ है सियासी बहस, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सियासी मामला बनता चला जा रहा है और अब इसको इसी से जोड़ा जा रहा है। यही डेवलपमेंट मानी जा रही है। हाई कोर्ट ने एक सफ़े का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, ये भी हुआ। चेयरमैन नैब को धमकियां देने वाले बिलाखिर नैब के शिकंजे में आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत मंसूख कर दी। आसिफ जरदारी फैसला सुने बगैर ही अदालत से चले गए, बोले जो भी होगा खैर होगी। जरदारी साहब क्या फैसला देख रहे हैं? क्या तो कोई आज के फैसले सबको क्या जो भी होगा खैर होगा। फैसले के बाद नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए जरदारी हाउस पहुंची, मगर गार्ड ने दरवाजा ही नहीं खोला। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। एतराफ के रास्ते भी सील कर दिए गए। जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का दाखिला भी बंद कर दिया गया था। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आसिफ जरदारी ने नैब टीम को गिरफ्तारी दे दी। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने जमानत मंसूखी का एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 28 मार्च को दी गई अबूरी जमानत मंसूख की जाती है। वजूहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक फरियाल तालपुर की जमानत मंसूखी के बावजूद नैब ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तार न करने का फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिन्हें गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था, गुज़श्ता रात उन्होंने नैब रावलपिंडी में गुजारी थी। और अब आज क्या होगा, क्योंकि जाहिर है जब गिरफ्तार किया है तो आज अदालत में उन्हें पेश भी किया जाएगा। तो इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ है। नूरुल अमीन दानिश, अब ये बताइएगा, नाश्ता पहुँचाया गया है, अखबार पहुँचाया गया है, आसिफ अली जरदारी को पेश कब किया जाएगा अदालत में? जी देखिए किरण, एक रात गुजारी है आसिफ अली जरदारी ने यहाँ पर नैब रावलपिंडी ऑफिस में। अब से चंद ही लम्हे पहले यहाँ पर उनके लिए अखबार अंग्रेजी एक पहुँचाया गया है। साथ ब्रांड के कपड़े भी थे और कपड़े और उसके अलावा जो खाना था वो भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया, नाश्ता सुबह का। उसके अलावा जहाँ पर मेडिकल के लिए उनका मेडिकल भी किया गया है और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आई हैं। अब नैब की टीम यहाँ पर तैयार है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ से आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत के लिए रवाना किया जाएगा। अब देखना यह है कि नैब किस हद तक कामयाब होती है और कितने दिनों का रिमांड लेने में कामयाब होती है। रिमांड लेने के बाद एहतसाब अदालत से आसिफ अली जरदारी को वापस यही नैब रावलपिंडी ऑफिस में दोबारा मुंतकिल। लेकिन उससे पहले नूर ये बता दीजिएगा, सिक्योरिटी के मामलात कैसे हैं और क्या कारकुनान यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं? क्या हिदायत पार्टी की तरफ से जारी की गई हैं नैब दफ्तर के बाहर से मुताल्लिक, अदालत के बाहर से मुताल्लिक? देखिए शोएब, इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। नैब रावलपिंडी का ये ऑफिस है, कोई ज़्यादा गैर मामूली इंतजाम नहीं है सिक्योरिटी के। ये बिल्कुल जो एक छोटी सी सड़क है मेलोडी ऑफिस के सामने, उसको बंद किया गया है पुलिस की जानब से। 15 से 20 जवान यहाँ पर मौजूद हैं और एहतसाब अदालत में भी सिक्योरिटी मौजूद है। और एहतजाज की पूरे शहर में, जुड़वा शहरों में कोई ऐसी खबर नहीं है। बिल्कुल स्मूथली और पुरअमन तरीके से सारे मामला चल रहे हैं और हमें कोई कहीं पर भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की कोई इतला नहीं है, कोई कारकुन नहीं बाहर निकला। और ये तो आप कारकुनों की बात कर रहे हैं, इंतजामात की बात कर रहे हैं, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा वो रात को यहाँ थे या वो अब पहुँचे हैं? कुछ किसी को देखा आपने? कोई ऐसी खबर है? जी देखिए, जब से आसिफ अली जरदारी को यहाँ पर मुंतकिल किया गया है उस वक्त से लेके अब तक यहाँ पर कोई भी हमें सरकर्दा जो उनका लीडर है यहाँ पर मेलोडी ऑफिस में नज़र नहीं आया। ना ही यहाँ पर कोई हमने कारकुनान देखे हैं। यहाँ पर बस हमने पुलिस ही देखी और नैब वाले आते रहे। रात को नैब के अफसरान ने भी यहाँ पर विज़िट किया है और जो डायरेक्टर हैं जो FIA के, जो सारे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर आए। आसिफ अली जरदारी से कुछ सवाल किए हैं, लेकिन उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं है।
ठीक है, और ये भी बता दीजिएगा ये मामला अब जाएगा किस रुख को? कोई लीगल टीम के लोग हों, कुछ इस सिलसिले में सूरत बनती हुई दिखाई दे रही हो, कोई खबर इस सिलसिले में हो, वो भी अपडेट कर दें। जी देखें, अब ये तो नैब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक कामयाब होता है, क्या वो दलाल देते हैं एहतसाब अदालत में और कितने दिनों का वो रिमांड हासिल करने में कामयाब होते हैं। अगर रिमांड मिलता है तो आसिफ अली जरदारी यहीं पर आएंगे और अगर रिमांड नहीं मिलता तो उसके बाद उन्हें वहाँ से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। ये सारा चीज़ें अब जो तफ्तीशी टीम है नैब की, सारी जो नजरें हैं तमाम लोगों की वो नैब की तफ्तीशी टीम के ऊपर हैं कि किस हद तक वो अपने मजबूत दलाल देते हैं। बख्तरबंद गाड़ी यहाँ पर पहुँचा दी गई है और उम्मीद यही है कि चंद ही लम्हों के बाद आसिफ अली जरदारी को यहाँ से एहतसाब अदालत के लिए रवाना कर दिया जाएगा। हम तब भी आपसे अपडेट लेंगे, अभी जरा हमारे साथ रहिए क्योंकि कल जो कुछ हुआ था उसको भी बताना नया दिन के नाजरीन को जरूरी है। पापा की गिरफ्तारी हुई, बेटे को गुस्सा आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भुट्टो जरदारी ने बहुत गुस्सा किया, खूब गरजे खूब बरसे, बोले हुकूमत ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए ही तो ये सारी पकड़ धकड़ शुरू की है। आसिफ जरदारी बहाना है, 18वीं तरमीम और जमहूरियत तो निशाना है। हुकूमत अवाम दोस्त बजट लाती तो हिमायत करते, अभी भी ऐसे ही करेंगे। अवाम दुश्मन बजट लाया गया तो बताएंगे कि एहतजाज होता क्या है। अपना ना लायकी ना अहली छुपाने के लिए ये पकड़ दकड़ का सिलसिला पे फोकस रख रहा है। सदर जरदारी सिर्फ बहाना है। 18वीं आईन और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन असल निशाना है, जमहूरियत असल निशाना है। मैं हुकूमत को ऑफर दूं, आप अवाम दोस्त बजट लेकर आए तो वाले तो छोड़, मुझे भी अरेस्ट करवा दे, कोई एतराज नहीं। आप अवाम दुश्मन बजट लेकर आए, मैं आपको दिखाऊंगा कि एहतजाज क्या होता है। कि हुकूमत एक सिलेक्टेड जुडिशरी, सिलेक्टेड ऑपोजिशन और सिलेक्टेड मीडिया चाहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राब्ता कमेटी बनेगा। मैं आ रहा हूं, दमदम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि ये जो स्पीकर साहब है और डेप्यूटी स्पीकर साहबान हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, तो उनको अपना ओहदा से अलग होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो खूब गरजे बरसे और अब जरा देखते हैं कि पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या होती हैं इस सिचुएशन पर। एनीवेज हमें ज्वाइन करें सेनेटर फैसल जावेद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। फैसल साहब वेलकम टू नया दिन। जानना चाह रहे हैं आपसे, बहुत पहले इमरान खान साहब ने कहा था जब अगर मेरी हुकूमत आएगी तो शरीफ ख़ानदान से मुतालिक भी कहा था, जरदारी साहब से मुतालिक भी कहा था, ये गिरफ्तार होंगे, जेल में होंगे और ऐसा ही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर आप दोनों को और अच्छी सुबह। ये अच्छी सुबह आपने सिर्फ हमारे लिए कही है। ये फरमाइए किन किन हवाले से अच्छी सुबह है, ये बताएं पहले आप मुझे। नहीं, आप दोनों बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और आपका सेट बहुत अच्छा है, तो एक देख के बड़ा रिफ्रेशिंग फील आ रही है। जी, आप इसको किसी और तनाजुर में भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले इस तनाजुर में कैसे देखेंगे, ये समझाएं। वो दमादम मस्त कलंदर वाले तनाजुर में देखना चाहते हैं, तो लेकिन वो मुमकिन नहीं है क्योंकि जो समझ नहीं आ रही है जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है, उसके बाद ये अपने खिलाफ तहरीक चलाने क्या निकल रहे हैं। अवाम को पता है कि आज उनके हालात हैं वो इन्हीं की वजह से हैं, तो ये 10 साल में खास तौर पे जो दोनों ने मिलके पाकिस्तान के साथ किया है, उसके बाद क्या तहरीक चलाएंगे। मोस्ट वेलकम, जमहूरियत में हक है इनका एहतजाज करना। डी चौक वैसे भी बड़ा सुना है, मैं तो बड़ा डी चौक को देखता हूँ तो बड़ा मिस करता हूँ वो दिन जब डी चौक में हम लोग थे और बड़ा मजा आता था। तो अच्छा है, मोस्ट वेलकम, आए एहतजाज करें, लेकिन अवाम इनके साथ निकलेंगे नहीं क्योंकि अवाम इनसे दूर निकल गए। ये इनका रिपोर्ट कार्ड अवाम के सामने। जी, बात भी मुकम्मल कीजिए। ये भी बताइए, आपको तो मजा आता था डी चौक वाले दिन, आपको याद आते थे, उस वक्त की हुकूमत को बिल्कुल मजा नहीं आया था और अभी आपकी हुकूमत है। नहीं, ये आप वही कह रही है, लेकिन हमने आपको पता है 126 दिन हमने प्रोटेस्ट की और पुरअमन, और वहाँ पर अवेयरनेस की बातें होती थी। एक अजीब सा वहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरद एक कल्चर था पॉलिटिकल, बल्कि चेंज हुआ और असल में धरने ने पाकिस्तान को तब्दील किया। तो वो तो एक बहुत डिफरेंट चीज थी।
तो आप और जी ये अगर करते हैं और उस किस्म का तो अच्छी बात है। आप लोग पुराने पाकिस्तान वाला कोई तरीका तो नहीं आजमाएंगे फिर उस सब से निकलने के लिए? ये बताइए, फिर उस सब से बचने के लिए, उस सिचुएशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कौन सा नया तरीका होगा आपके पास? नहीं, अगर देखें हमारी तरह रहे पुरअमन और कार के अंदर रह के एहतजाज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं तशद्दुद होगा या कहीं कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो फिर तो जाहिर है ना हमने पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत तो करनी है। तो वो तो खैर होगा, लेकिन इनके साथ असल में इनके तो ड्राइवर भी इनको उतार के वापस चले जाते हैं, वो भी इनके साथ शरीक नहीं होते। इनके मसले और हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन फैसल साहब बिलावल को लॉन्च कर चुके हैं, अब दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन अवाम के मसाइल तो वही हैं जो पहले थे, वो आज भी हैं। अगर बिलावल साहब ये कहते हैं कि अगर अवाम दोस्त बजट नहीं आता तो एहतजाज करेंगे, तो बजट से मुताल्लिक आप बताएं नाज़रीन के नाज़रीन को, क्या वाकई अवाम दोस्त बजट आ रहा है? एक चीज़ है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, पाकिस्तान के खर्चे ज़्यादा है और आमदनी कम है, और यही हर घर का मसला है कि खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है। पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है इस डेफिसिट को खत्म कर रही है, इसमें तवाज़ुन लेकर आ रही है, यानी कि खर्चे और आमदनी में उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और मजीद आनी है। ये कुछ आवाम को पता मुश्किल टाइम है, और ये वो उस स्टेज पे इकोनॉमी हमने कुछ सिंगापुर से कितना मुश्किल टाइम, कितना और अरसा। मैं ये क्या बताने लगा, हमने जो इकॉनमी इनहेरिट की है वो सिंगापुर से या जर्मनी से नहीं की है, इन्हीं से की है। ये जो शक्लें नजर आ रही है ना, इन्हीं से की है जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है। 6,000 अरब से कर्जा या 30,000 अरब पे लेके गए। फैसल साहब ऐसे ना कहें, बहुत से पुराने चेहरे आपकी पार्टी में भी हैं। अब लीडर का फर्क होता है, 1 से 1.5 साल मुश्किल वक्त है, उसके बाद मंजिल खूबसूरत है। वो इसलिए कि ये जो मलबा इनका है हटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। अवाम को पता है, वो इमरान खान से उम्मीदें हैं, और जो इमरान खान ने जो वादे किए उन पर डिलीवर कर रहे हैं। इमरान खान ने अकाउंटेबिलिटी से पॉलिटिक्स, एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे शुरू की थी, और आज गवर्नमेंट के पहले 9 महीने में आप देख लें कि हमारी गवर्नमेंट में कोई करप्शन नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। तो हर एतबार से डिलीवरी है और आवाम को पता है। और बजट के बाद भी आप देखेंगे कि अच्छा इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई और अब टेक ऑफ करेगी इकोनॉमी। ये जो मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था ना, पहला चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। कोई एक इदारा नहीं था जो कि प्रॉफिट में हो, कोई एक इदारा नहीं था जो ब्रेक इवन पे हो। तो बड़े मुश्किल इकोनॉमी मिली है पीटीआई को, लेकिन पीटीआई ने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टेबलाइज कर लिया है, और अब इकोनॉमी टेक ऑफ करेगी। 1 से 1.5 साल है मलबा हटाने में, आगे फिर क्योंकि देखे ना, जोगाड़ सिस्टम पे नहीं जाना, लॉन्ग टर्म पे जाना है। जोगाड़ सिस्टम पे जब आप जाते हैं तो आप एडजस्टमेंट करके फिलहाल लोगों को वो कर देते हैं, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो आप वंस फॉर ऑल चीजों को ठीक करते हैं पब्लिक के लिए। आप बातें सारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं वैसा कुछ तो नहीं हो जाएगा जैसे हम लोग ढूंढते रहे फिर फैसल वाउडा साहब को कि कहाँ है वो जॉब्स का सैलाब। ये आप वैसा तो कुछ नहीं कह रहे ना? मैं वरना वाकई 1.5 साल का इंतजार करूंगी, फिर उसके बाद में हम लोग दोबारा से ये आपका जो है ना जुमला चलाएंगे और आपसे बात करेंगे। फिर वरना आप जब 1.5 साल बाद मुझसे बात करेंगी ना, जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये साथ प्ले कर लीजिएगा। हालात बहुत बेहतर होंगे 1.5 साल के बाद। अच्छा, ये भी एक बात बता दीजिएगा, ये कल तक हुकूमत गिराने के लिए एहतजाज हो रहा था, क्या अब ये अपने वालिद को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं? मैं एक छोटा सा कमेंट आपका इसके ऊपर भी चाहती हूँ। ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की खास तौर पर बात कर रहे हैं। ये कभी भी हुकूमत गिराने के लिए एहतजाज नहीं था, ये अबू बचाने के लिए ये एहतजाज था, ये करप्शन बचाने के लिए ये एहतजाज था, ये अपने मफादात के लिए एहतजाज था। आज नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ किरण और शुएब एक अरसे से, आप दोनों जानते हैं ये आज की बात नहीं है, ये शुरू दिन से दोनों पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की यही पॉलिटिक्स है। इन्होंने कभी भी आवाम के लिए ये नहीं निकले, ये हमेशा अपने मफादात, जब इन पे मुश्किल टाइम आता है तभी क्यों निकलते? आवाम पे जब मुश्किल टाइम आता है फिर ये कहाँ थे? जब आवाम पे मुश्किल टाइम था तो ये तो इक्तदार में थे, उस वक्त ये क्यों नहीं निकले आवाम के लिए? ये सिर्फ अपने लिए निकलते हैं, अपनी जो करप्शन है, अपने मफादात है।
सारी दौलतें जो बाहर है वो अवाम की इतनी फिक्र है तो बेचे सब कुछ बाहर और मुल्क ट्रांसफर करें। इमरान खान ने तो एक पाई पाकिस्तान ट्रांसफर की हुई है, तो आप करें। लेकिन अवाम ये भी कहते हैं फैसल साहब, अवाम ये भी कहते हैं कि सिर्फ पकड़ धकड़, सिर्फ गिरफ्तारी, इससे कुछ नहीं होता। ये जो दौलत लूटी हुई है फॉर दैट मैटर ये पाकिस्तान आनी चाहिए। एनीवेज मैं आपका कमेंट फरियाल तालपुर से मुतालिक भी चाह रहा था कि गुज़श्ता रोज़ ज़मानत दोनों की मनसूख हुई, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब गिरफ्तार हैं। फरियाल तालपुर साहिबा से मुतालिक क्या शेयर कर सकेंगे? गिरफ्तारी होगी आज? मुझे क्या पता है, जो इदारे उनसे पूछे। अगर इमरान खान साहब ने इतना पहले बता दिया था कि हमारी हुकूमत आई कि दोनों गिरफ्तार होंगे, तो आप भी बता दें। इंफॉर्मेशन तो होती है, इधर उधर से कुछ पता चला हो आपको? मुझे नहीं पता, आप लोगों को हम टीवी देख के पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, पार्लियामेंट में तकरीर के लिए भी सियासी रहनुमा लड़ पड़े, वहाँ भी बहसें हो गई। अवामी मसाइल पर क्या बात करेंगे ना, आम आदमी ये भी कहता है। अब जो कुछ कल हुआ था उसको आप कैसे देखते हैं? कल क्या पार्लियामेंट में ये लोग छुई मुई हैं, ये अपनी बात पूरी कर लेते हैं और जब हुकूमत की तरफ से कोई बोलता है तो ये छुई मुई हो जाते हैं। असल में कभी भी आज 9 महीने हो गए हैं पार्लियामेंट, कभी एक अवामी इशू पे ये नहीं आए। ये अपने ही करप्शन को बचाने के लिए वहां पे भी ढंढोरा पीटते हैं। तो फैसल साहब ये सारे इनके चेहरे अगर आप देखें ना, और सुबह सुबह आप बहुत ही फ्रेश नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये मुतलाशी हैं एनआरओ के, ये ढूंढ रहे हैं। पार्लियामेंट में भी नीचे देखते हैं, सीटों के नीचे इधर। लेकिन इस पर फैसल साहब जब भी उनसे सवाल करें तो वो कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं मांग रहे। एनीवेज चलें, इस पर भी आप कमेंट करें। लास्टली ये बता दें, ज़रदारी साहब की गिरफ्तारी, बिलावल साहब गर्जे बर से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उससे मुतालिक भी हालात सबके सामने हैं। बजट इजलास मुतासर तो नहीं होगा इससे? ये बजट तो पेश हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन ये जो एनआरओ की मैं बात कर रहा था, ये तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमेशा से ये यही करते आए हैं। ये दोनों एनआरओ देते हैं, अपने लिए करके निकल जाते हैं। इस बार सामने इमरान खान है, उन्होंने एनआरओ देना नहीं है। अगर ये कहते हैं हमें एनआरओ नहीं चाहिए तो फिर इमरान खान को बुरा भला क्यों कहते हैं? लेकिन फैसल साहब जो हालात हैं उसको अगर देखें, अगर एनआरओ की बात हो या फॉर दैट मैटर अगर पहले ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, वापस तो वो आए। अभी रात वाला शो कर रहे हैं जी, बात कंप्लीट ही नहीं होती। नहीं फैसल साहब ऐसी बात नहीं है, आप बात मुकम्मल कीजिए। मुझे तो याद ही नहीं रहा मैंने क्या बात कर रहा था। लेकिन ये आप बात सही कर रहे हैं। देखें ये मुतलाशी तो है ना एनआरओ की स्टोरी के लिए। साद अल हरीरी आए, उन्होंने दिखा दिया। पहले कहते रहे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, फिर कहते हैं 5 साल 7 साल, वो आके उसने दिखा दिया ये था। इनका मशहूर ज़माना जनाब मुशर्रफ के साथ एनआरओ हुआ, उधर हुदैबिया पे उन्होंने किया। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो इसका है, लेकिन अब सामने जो है वो इमरान खान है, वो नहीं देंगे एनआरओ। और ये एनआरओ के मतलाशी हैं, ये ढूंढ रहे हैं एनआरओ। अब आपका सवाल क्या था? नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर एनआरओ की बात हो रही है तो शहबाज शरीफ से मुतालिक भी तो कई रहनुमाओं ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वापस नहीं आएंगे, भाग गए, लंदन रहेंगे। वो तो वापस आए, तो ढूंढने आए हैं ना एनआरओ। इसलिए आए हैं, बगैर एनआरओ के थोड़ी बाहर रहेंगे। ठीक है, मुतलाशी है ना, मुतलाशी है ये आप कह रहे हैं। फैसल जावेद साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। और जी मैं तो आपके लिए सुबह अभी सो के उठा था, नींद में पता लेकिन आप फिर सुपर एक्टिव थे, नींद में नहीं लग रहे हमें, बिल्कुल नहीं लगा ऐसा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। जी आप लोगों को देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ आपसे। सर ये तो शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें। नहीं यकीन करें, बहुत ही अच्छा शो करते हैं। थैंक यू सो मच फैसल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, साथ आप मौजूद थे। मुझे तो लगा कि आप कहेंगे अब मैं भूल गया। मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। एनीवेज मेरा ख्याल है कि नूर की तरफ वापस चलते हैं, बिकॉज़ हम नहीं भूले एक और मामला है, वो ये है कि क्या फरियाल तालपुर आज गिरफ्तार होंगी, इससे मुतालिक क्या हिकमत अमली है नैब की। नूर इस पर बताइएगा। जी देखिए, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जो कल जमानत की दरख्वास्तें थी वो जब कैंसिल हुई तो आसिफ जरदारी को तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया गया था। हमारी नैब से बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि क्योंकि अदालत ने कल ये सारी जो उनकी जमानत की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद की हैं, तो डेफिनेटली उनकी गिरफ्तारी बनती है। और आज नैब ज़राए का ये कहना है कि नैब कोशिश करेगी कि उनको भी गिरफ्तार करे, उनसे तफ्तीश करे और फिर उनका मज़ीद रिमांड ले। अगर फरियाल तालपुर गिरफ्तार होती हैं तो उनको भी यहीं पर
जो मेलोडी में मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त रावलपिंडी का ऑफिस है, यहीं पर मुंतकिल किया जाएगा। और जो FIA और नैब की जो टीम है जिसने सारा ये केस तैयार किया है, वही उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी जिन्होंने आसिफ अली जरदारी से की है। तो आज देखते हैं कि नैब की क्या हिकमत अमली है। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के वक्त कोई ख़ास ज़्यादा रद्द-ए-अमल हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि फरियाल तालपुर को अगर गिरफ्तार किया जाए तो कोई जायलों का कोई रद्द-ए-अमल हो, तो उस हवाले से भी हिकमत अमली तैयार की हुई है पुलिस ने। और हैवी डिप्लॉयमेंट की भी यहाँ पर DIG ऑपरेशन कह चुके हैं कि की जाएगी अगर उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई नैब पुलिस को कहती है। और इसके लिए तैयारियां पूरी दिखाई दे रही है। नूर, बहुत शुक्रिया, हम तब भी आपसे अपडेट लेंगे सिलसिले में। तो अब रद्द-ए-अमल कैसा भी आया है सबके बाद, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि सर्वे रिपोर्ट की खबर गिरफ्तारी की खबर के पीछे दिखाई दी, आगे नहीं। आज बजट आना है, देखते हैं ये गिरफ्तारी उतनी हावी होती है कि नहीं। बजट का तस्करा है ना, क्या सस्ता होगा क्या महंगा। नए माली साल 2019 का 6,800 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट के मजे भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर बात की जाए तो GST बढ़ाने की तजवीज़ है। बजट में सीमेंट, स्टील, चीनी समेत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, गाड़ियां, मशीनरी सब महंगी होने का इम्कान है। आड़ती, कमीशन एजेंट, मिडलमैन को टैक्स नेट में लाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। इससे मुतालिक मजीद बात भी कर लेते हैं। शकील अहमद हमें ज्वाइन करें। शकील, कौन कौन से पॉइंटर्स हैं बजट से मुतालिक जो आप शेयर कर सकेंगे, ये भी बताइएगा। लेकिन हम नाज़रीन को एक बार फिर बता देते हैं क्योंकि आज एक अहम दिन है। बजट है भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मिनी बजट्स के बाद एनीवेज पहला बजट है। ये तो उन्होंने भी कहा ओके, पहला बजट है। लेट्स सी। वो मुन्ना बजट था, ये बिग बजट है। उस मुन्ने बजट ने बिजली गिरा दी थी, ये बिग बजट क्या करेगा, लेट्स सी। लेकिन जब भी बजट आता है लोग परेशान ज़रूर होते हैं क्योंकि ज़ाहिर नए टैक्सेस लगते हैं। और जब टैक्स से मुतालिक बार बार कहा भी जा रहा हो कि यही हमारा हदफ है कि हमने टैक्स बढ़ाना है, टैक्स नेट जो है वो बढ़ाना है। और ये जो टैक्स नेट है ना, इसमें सबको लेना चाहिए, सिर्फ मुलाजमत पेशा अफराद को नहीं, उस तबके को नहीं। एक तबका है मजदूर तबका, मेहनत कश तबका। ये तब्दीली सरकार से बिल्कुल मासूम सी ख्वाहिश रखते हैं और उसका इजहार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कम अज़ कम उजरत 30,000 रुपये की जाए, ऐसा इन्होंने मुतालिबा किया है। मेहनत कश क्या कहते हैं, महंगाई ने उनको कितना परेशान किया है, हुकूमत से इनको कितना रिलीफ दरकार है, होना क्या चाहिए वो छोड़िए, पहले ज़रा ये सुनिए कि ये कहते क्या है। कम से कम 25-30 ऐसी हो तो गुजारो। किराए का घर है हम लोगों का, पूरा नहीं होता। 30,000 रुपये तो होना चाहिए कम से कम। 28-30 हज़ार पर जाके पूरा पड़ेगा। अल्लाह करे इसको, अल्लाह हदायत दे तो अच्छा करे, सबके लिए अच्छा ही है। अगर तो भाईजान मजदूर दोस्त हुआ तो ये गवर्नमेंट चलेगी। ये बजट जो भी है हुक्मरानों के हक में है, अवाम के किसी के हक में नहीं है। आज तक कभी अवाम दोस्त बजट हुआ नहीं है। जब भी आया बजट अवाम दुश्मन होता है। सुबह इतना कमा के जाते हैं 800-1000, सुबह वापसी फिर सुबह खत्म होते हैं। 1000 में दिहाड़ी लेते हैं, 8 बच्चे खिलाते हैं, किसका खिलाएं मुझे बता दें। वज़ीर आज़म का खत भी 2 दफ़ा मैं लिख चुका, मेरे को तो कोई जवाब नहीं देता। बजट आएगा, ज़ाहिर बात है महंगाई बढ़ेगी, मजदूर का गुजारा नहीं होगा। अब नहीं हो रहा, बजट आने के बाद कब कैसे हो जाएगा। कम से कम 1000 रुपया मजदूर की मजदूरी होनी चाहिए, दिहाड़ी होनी चाहिए। तो बजट से मुतालिक की मजीद बात करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब हमारे मौशियात हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू नया दिन मुजम्मिल साहब। बजट 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 क्या इम्कानात हैं? इम्कानात ये हैं कि सख्त बजट होगा और टैक्सों से भरपूर होगा और हुकूमत अपने अखराजात में किफ़ायत शारी करेगी। और हम देखेंगे कि कई दिहाइयों के बाद जो है हुकूमत अपने जो हुकूमत के आला अहदेदार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे फौजियों ने भी कहा है, तो उनकी तनख्वाहों में कोई खातिर खा इजाफा नहीं होगा। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम जो कम तनख्वाह वाले हैं उनकी तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा। चीनी महंगी होगी, कुछ सूखा दूध महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ें जो बाहर से आती हैं उनकी अशिया पे और ड्यूटी लगेगी, उनकी कीमतें महंगी होंगी। बिजली गैस महंगी होगी, जिससे मकामी चीज़ें भी महंगी होंगी। रोज़गार के इतने ज़्यादा मौके नहीं होंगे। तो एक जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान में सन 2000 की दिहाई का सबसे सख्त साल हो सकता है। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब ये बताइएगा, प्रॉपर्टी रेट से मुतालिक जो खबर आ रही है कि सरकारी निर्ख जो तय होता है उसमें इजाफा किया जाएगा और इससे प्रॉपर्टी के मामला बेहतर होंगे, आप क्या समझते हैं, ऐसा होगा? मुश्किल है। जो पिछले 2 साल से प्रॉपर्टी के निर्ख जो सरकारी रेट से बढ़ाए हैं FBR ने, उसके बाद से प्रॉपर्टी
2 साल से पाकिस्तान में नीचे जा रही है। सही। और उसमें जो है लेन देन भी कम हो रहा है। अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा, बहुत बड़ा एक मसला अगर ये कहा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग है और ये बोझ है बाकायदा जिसको एक आम आदमी को ढोना पड़ रहा है, तो नया बजट और जो कुछ इस्लाहात हो रही हैं, एक तरफ तो आवाम डरे में बुरी तरह से कि अब मजीद महंगाई होगी, बहुत बोझ पड़ेगा, दूसरी तरफ क्या इस सिलसिले में कुछ हो पाएगा? देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग चीज़ है और वो जो है वजारत खजाना के उसके जो इदारे हैं, स्टेट बैंक, उसके ज़मरे में आता है। तो ये आज उसके सिलसिले में कुछ इसमें कोई चीज़ नहीं होगी, वो एक FATF का अलग चीज़ चल रही है, बिल्कुल अलग। ठीक है, और ये कि ये जरूर सोचा जा सकता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सहूलत मिल सकती है। ठीक है, हाँ, बस आम आदमी को जो गरीब है बिल्कुल उसकी शायद बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम में जो है सहूलत मिलेगी। हमारे साथ ही रहिएगा आप, इस सिलसिले में तजिया हम मजीद भी लेते हैं। हमको ज्वाइन कर चुके हैं अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, बजट आ रहा है, महंगाई आ रही है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ इस्लाहात भी हैं। जी, मेरा ख्याल है कि बजट जो है, एक तो उसमें कोई खास रिलीफ आवाम को मिलेगा नहीं, क्योंकि हालात मुल्क के जो है, आमदन बहुत ज्यादा है, आमदन बहुत कम है और अखराजात बहुत ज्यादा हैं। तो हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि कम करे और टैक्सेस में इजाफा करे। तो अब हुकूमत जो है 1500 अरब रुपए के ज्यादा टैक्सेस इस साल की निस्बत वसूल करना चाहती है। जब हुकूमत ज्यादा टैक्सेस लेगी आवाम से, तो यकीनन आवाम को रिलीफ, खासतौर से मुतवसत तबके के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। जो बहुत गरीब लोग हैं, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन देखिए, जब महंगाई होती है तो वो भी एक तरह का टैक्स ही होता है कि अगर फर्ज की इस वक्त जो है 9% महंगाई है, तो इसका मतलब है कि जिसकी 10,000 रुपए इनकम है, उसकी इनकम जो है वो 9,100 रुपए रह गई। यानी जितनी % महंगाई है उतनी उसकी कुव्वत खरीद कम हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुतवसत तबके को, निचले मुतवसत तबके को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये बजट तय करेगा। आप साथ रहेगा अदनान साहब। हमें शकील अहमद भी ज्वाइन करें इस्लामाबाद से। शकील, क्या पॉइंटर्स हैं बजट के जो आप शेयर कर सकते हैं? प्रदेश में एक तो अहम बात यह है कि इस दफा 925 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती बजट भी रखा जा रहा है, डिस्पाइट इसके कि काफी मुश्किल माली हालात हैं, लेकिन 925 अरब रुपए वफाकी तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे, जिसमें काफी ज्यादा प्रोजेक्ट भी शामिल किए गए हैं। लेकिन साथ साथ जो टैक्स का हदफ भी रखा गया है, उसके लिए मुतअद्दिद नए इक़दाम लिए जा रहे हैं। मतलब नॉन फाइलर्स को मजीद टाइट किया जाएगा और सिगरेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स महंगे करने का फैसला तो कैबिनेट से पहले ही मंजूरी ली जा चुकी है। अब 20 जो पैकेट वाला जो सिगरेट है 10 रुपए, उस पर इजाफी टैक्स लगेगा, हेल्थ टैक्स। कोल्ड ड्रिंक्स पे 1 रुपया फी बोतल जो है वो टैक्स लगेगा। तो इससे जो पैसा हासिल होगा वो भी सेहत कार्ड के तहत गरीबों के इलाज मुआवजे पर खर्च होगा। इसके अलावा मुतअद्दिद नज़ीरी दरामदी अशिया पे उन पे टैक्स बढ़ेगा। फिर कुछ सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का भी इम्कान है इस बजट में। तो टैक्स मेजर लिए जाएंगे, तकरीबन 700 अरब रुपए के 250 अरब रुपए इंतजामी इक़दाम से हासिल किए जाएंगे। तो उसके नतीजे में फिर 5,550 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो मजमूई तौर पर टफ मेजर्स होंगे, इसमें लोगों को तैयार रहना चाहिए, लेकिन कुछ रिलीफ मेजर्स भी होंगे। लोगों को तैयार रहना चाहिए और आपने साथी का रिलीफ मेजर्स भी होंगे। लेट्स सी कि बजट किस तरह का पेश किया जाता है। एनीवेज, जब आवाम से सवाल किया हमने कि क्या मशवरा आप दे सकते हैं हुकूमत को बजट से मुतालिक, तो आवाम की राय क्या थी वो भी सुनवाते हैं। बजट के लिए गवर्नमेंट का सजेशन ये है कि इम्पोर्ट पॉलिसी बेहतर करें और प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं, सिर्फ बातें ना करें, क्योंकि जनरल पब्लिक बहुत सफ़र कर रही है कि सिर्फ एक एलीट क्लास को ना अकोमोडेट करें, बाकियों को भी कुछ हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी चाहिए, मजीद इंक्रीज करनी चाहिए हमारी सैलरीज और हमारी ज़रूरतें जो कि बढ़ रही हैं ऑब्वियसली अप्स डाउन को कंट्रोल ओवर करने के लिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले हुकूमत को अपने बजट में थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहिए कि यार वो अपने इस लाहे अमल को नीचे लेके आए। इतनी महंगाई में हर बंदा पागल है और वो बैठे भी सोच रहा है कि अब जाए कहाँ पे। तो सर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा और मेनली इशू यही है कि उससे थोड़ा सा रोल अप करके वो नीचे लेके आए। सबसे पहले जो गरीब लोगों का ख्याल करना चाहिए कि ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना हो जाए कि तो उनके लिए अपनी लाइफ गुजर जाए। जो बिजली महंगा कर रहा है, बिल महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो एक आवाम कैसा जिएगा? जो आवाम टैक्स भी दे रहा है, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं,
जो टॉफ़ी ले ले, जो चीज़ ले लो उसमें टैक्स आप भरते हैं। ये नहीं कहीं आवाम नहीं भरते, लेकिन आवाम को सहूलत नहीं मिलते। सहूलत चाहिए। मुजम्मिल साहब, आवाम के मशवरे, आवाम के मुतालिबात, उनकी ख्वाहिशात, ये सारे के सारे आपने भी सुने। ये बताइएगा कि मिडिल क्लास तबका ख़ास तौर पर अगर इसकी बात की जाए तो मसाइल तो इनके भी बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। देखिए, जब हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो मिडिल क्लास तबके को होता है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होता बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के। वो जो है सफेदपोश आदमी होता है जो उसकी तनख्वाह होती है उस पर गुजारा करता है। एक तो ये कि रोजगार के मौके कम से कम होते हैं IMF प्रोग्राम के दौरान, और महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो तेजी से जो है गुर्बत की लकीर की तरफ जाते हैं, जो अच्छा साइन नहीं होता। तो ये चीज़ जो है हम जो है अनफॉर्चुनेटली IMF प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, और IMF प्रोग्राम का ये पहला प्रोग्राम होगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि ये आने वाले साल में मिडिल क्लास के लिए बहुत सख्त होंगे। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, लेकिन हमने गुज़श्ता 8-9 महीनों में देखा कि हुकूमत ने अगर मेयर्स लेने की कोशिश की है, फॉर दैट मैटर अगर दोस्त ममालिक ने किसी तरीके से मदद की है, MIF में भी गए, फिर भी मुश्किलात का पहाड़ यूं लगता है कि बढ़ता चला जा रहा है। कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, कोई आसानी दिखाई नहीं दे रही। देखिए, दोस्त ममालिक से हमने जो है अपने आप को डिफॉल्ट से बचाया था। वो आवाम की फलाह के लिए पैसा नहीं दिया था, जो हमारी अदायगियाँ थी उसके लिए लिया था। वो बर वक्त इस्तेमाल हुई और उसके बाद भी वो नाकाफी हुई, क्योंकि पिछले दौरों में इतना ज्यादा जो है ब्लीड कर दिया गया था मुल्क को, तो उसकी वजह से हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। अगर आप IMF प्रोग्राम भी देखें तो उसमें इमदाद इतनी बड़ी नहीं है, वो आपको आपके इस्लाहात से जो है सही करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये इस्लाहात हमारे इंटरेस्ट में है। जैसे कोई शख्स बीमार होता है तो उसको परहेज करनी पड़ती है, ये पूरे मुल्क के लिए परहेज है, लेकिन अब परहेज उसको भी करनी पड़ रही है मीशत में, उस शख्स को भी जो बीमार नहीं है। बिल्कुल। और मुजम्मिल साहब, कुछ देर पहले सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये कहा, स्पेसिफिकली एक लाइन थी उनकी कि इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज हो गई है, अब टेक ऑफ करना है। तो क्या एट दिस पॉइंट हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज है? नहीं, ये साल स्टेबलाइजेशन का है, स्टेबलाइजेशन होगी फिर उसके बाद टेक ऑफ होगा। टेक ऑफ आपको 2021-2022 में होगा। अभी आपको स्टेबलाइजेशन की जरूरत है। सही। अदनान आदिल साहब, ये परहेज की बात की अभी ना मुजम्मिल साहब ने, तो हम तो ये सुनते आए थे कि परहेज इलाज से बेहतर है। यहाँ परहेज भी करना पड़ रहा है, इलाज भी कराना पड़ रहा है, उसको भी जो मरीज भी नहीं है। बहुत अरसे तक जब मर्ज बढ़ता जाए तो फिर उसको कड़वी दवा तो खानी पड़ती, चाहे उसको बुरी लगे। अब इतना कर्जा लिया आप हमारी हुकूमतों ने 10 साल में, एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, मोटरवेज गिरवी रख दी, इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, और कर्जे ले लेकर मेट्रोज बनाते रहे और काम करते रहे, और जिनसे आमदन कोई है नहीं। तो नतीजा ये है कि एकदम एक वक्त आता है कि फिर वो सारे कर्ज लेने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और आदमी दिवालिया हो जाता है। तो उस दिवालिये से बचने के लिए ये जो आपने सऊदी अरब से, चाइना से वक्ती तौर पे कर्जे लिए थे, उससे जो अभी पूछ रहे थे शुएब साहब, तो उससे वक्ती तौर पे तो बहरान हल हो गया, लेकिन इसको सही तरह हल होने में अभी 1-2 साल लगेंगे। 1-2 साल पाकिस्तान के अवाम को जरा सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर उन्होंने सेहतमंद होना है। अगर अभी से बेसब्रे होंगे, दवा नहीं खाना चाहेंगे, तो मजीद बीमार हो जाएंगे। आपको पता है ग्रीस में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ, वहाँ पे वेनेजुएला में इन्फ्लेशन जो है 1000% से भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान में अभी इतने बुरे हालात नहीं हुए कि चीजें ही ना मिले। अभी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लेकिन मैनेजेबल है। लोग जो है रोटी खा रहे हैं, अपने बुनियादी खर्चे पूरे कर रहे हैं। कोई इतना बड़ा बहरान नहीं आया जैसे यूनान में आया था, वेनेजुएला में आया था, आयरलैंड में आया था। तो अभी ये बहुत अच्छी बात है, वक्त के ऊपर मर्ज पकड़ा गया है, उसकी तशखीस हो गई है, इलाज हो रहा है। अगर पाकिस्तानी 1-2 साल आप ही कह सकते थे वैसे वक्त पे मर्ज पकड़ा गया, मुझे नहीं लगता ऐसा अदनान साहब। हाँ नहीं ठीक है। और मैं तो अगर आम आदमी की फिक्र बताऊं ना, तो उनको अभी भी ये लगता है कि शायद मर्ज पकड़ा नहीं गया है, ये अभी भी पित्ते की जगह गुर्दे का इलाज हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए कि किफायतशारी भी किसी हद तक हुकूमत कर रही है। अब डिफेंस बजट जो बहुत अहम था हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उसको भी ना बढ़ाने का फैसला किया है। तो एक तरह से वो कमी हो जाती है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ गया और बजट को ना बढ़ाया तो वो कम ही हो गया ना। तो इस तरह महंगी कारें खरीदने का फैसला किया गया।
तो ये बहुत अच्छी बात है। इनका इम्पैक्ट अगर हम किफायतशारी कर सकें तो ये 1-2 साल के बाद हालात अच्छे होने चाहिए। और जाते जाते अगेन आपने अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट हमने देखा कि जिस तरह अदनान साहब आपने भी ये कहा 1-2 साल लगेंगे, मुजम्मिल साहब कह रहे थे ये साल स्टेबिलिटी का और आगे 2 साल में हम टेक ऑफ करेंगे, लेकिन फैसल जावेद ने कहा कि स्टेबलाइज इकोनॉमी है। ऐसी बातें करते हैं कि फिरदौस साहब ने भी ऐसे ही कहा था कि पिक्चर दिखाएं। एग्जैक्टली, वो भी अच्छी पिक्चर दिखा रही थी, वो भी कल यही कह रही थी कि नए टैक्स नहीं लगेंगे। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच। मुजम्मिल साहब आप साथ मौजूद थे, अदनान साहब आप साथ मौजूद थे, इतने भी अपडेट किया आप सबका शुक्रिया। और ये तो बजट से मुतालिक हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जरा आगे चलते हैं। दौर जदीद सियासी और इसके अलावा जो मौसम है वो गर्मी अपनी जगह है, तो हम इस गर्मी की ज़रूर आपको बात बताएंगे, इस पर अपडेट रखेंगे। लेकिन गर्मी को दूर भगाया जा सकता है, यानी ये जो मौसमी गर्मी है ना, इसको दूर भगाया जा सकता है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, जो कुछ माजी का फ़न है अगर उसको साथ रखें तो बहुत मुमकिन है ज़िंदगी में सहूलत आए, सेहत के लिए अच्छी बात हो जाए। मैं मिट्टी के बर्तनों की बात कर रही हूँ, उसके जो सनत है ना उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो जो सहूलतें हैं ना, ज़रा उसका तस्करा कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। एक वक्त था जब किचन में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और सिर्फ ये पानी पीने खाना पकाने के काम नहीं आते थे, या आपका दस्तरखान भी सजाते थे। अब फिर फैशन आ गया, खूबसूरत बर्तनों का शौक बढ़ता चला गया, मिट्टी के बर्तनों की रिवायत ख़त्म होती चली गई, या यूं कहिए कम होती चली गई। अब इसके नतीजे में लोगों की सेहत बड़ी तेज़ी से ख़राब हुई है, बीमारियां आम होती चली गई हैं। मिट्टी के कूलर्स और मटके ये पहले देखे जाते थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं। तो भाई इसके बर्तन में ना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। ज़मीनी मिट्टी से कुदरती तौर पर बेशुमार मादनियत और वाइटामिन्स हासिल होते हैं, और इसी तरह जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें ये खुसूसियत पाई जाती है, तो ज़बरदस्त चीज़ है। अब वैसे किरण, नॉट जस्ट वाटर इन दिस क्ले पॉट, अब तो हम ये भी देखते हैं कि मटका बिरयानी, मटका निहारी जिसका सुबह तस्करा किया, एग्जैक्टली आपने तो मटका निहारी भी खाई है। तो एनीवेज, गुजरते वक्त के साथ मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। इसी वजह से इसी काम से वाबस्ता लोग कुछ परेशान से हैं। ये मिट्टी के बर्तन आखिर बनते कैसे और इनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? किरण आफ्ताब ऐसे ही एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास पहुंची थी, और क्या उन्होंने वहां पर देखा, ज़रा आपको दिखाते हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सिर्फ घर की सजावट के लिए न कीजिए। इनका इस्तेमाल हमारे घरों में कम होता जा रहा है, या यूँ कहिए कि ख़त्म होता जा रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में पीने का पानी जमा करना और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, उसको सर्व करना हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसका नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन क्या कहिए, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कम से कम करते जा रहे हैं, इसीलिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं। आज इस मिट्टी के बर्तन के सफ़र पर ही होगी बात, तो क्यों ना आगे चलें और इसके बनाने वालों से भी मिलें। अब मैं आ गई हूँ कुम्हारों की नगरी में। यहाँ जा बजा सुराहियाँ हैं, गमले हैं, इनका किया हुआ बहुत सारा बहुत अच्छा काम है। बहुत मेहनत से इन्होंने इसको तख्लीक किया है, और बहुत कम लोग हैं जो इन्हें ख़रीदने यहाँ पर आते हैं। ऐसे में इस सब कुछ को बनाया कैसे जाता है और क्या मुश्किलात हैं जिससे आजकल कुम्हार गुजर रहे हैं, इसके लिए इनसे बात करना तो ज़रूरी है। वैसे अगर आप ऐसे किसी जगह पर आ सकें, ऐसे किसी मकाम का रुख कर सकें, तो आप जान सकेंगे कि किस कदर मेहनत मुशक्क़त से ये सारा काम होता है। अब हम आ गए यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी इन्होंने गूंद के रखी है 2-3 मुख्तलिफ हिस्सों में। लेकिन जो इसके बाद सबसे पहले किया जाता है वो इसको एक शक्ल देना होता है। गुंधी हुई मिट्टी को शक्ल देने का काम हनीफ भाई करते हैं, तो चले हनीफ भाई से बात करते हैं। हनीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। हाँ हनीफ भाई क्या कर रहे हैं, ज़रा से थोड़े लोगों को हमारे बताएं ना, हमारे नाज़रीन को। ये मिट्टी के ढक्कन बना रहा हूँ। अच्छा। और ये कितनी देर में एक बन जाता है? ये बड़ा होता है उसको टाइम लगता है, छोटे को कम टाइम लगता है, जल्दी बन जाता है छोटा। कब आते हैं आप सुबह काम करने के लिए, कब तक काम करते हैं आप? 8 से 4।
8 बजे से 4। और कितने बर्तन बना लेते हैं 8 से 4 के दरमियान आप? बड़े होते हैं 40 बनते हैं और छोटे ज़्यादा बन जाते हैं। मजदूरी कितनी मिलती है, पैसे कितने मिलते हैं? 500-600 5 से 600 रुपए इतनी सारी मेहनत के बाद। और सबसे अच्छा पोर्शन वही होता है वो जब वो धागे से उसको काटते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। खैर, जब ये बर्तन यहाँ आता है इसके बाद ये कहाँ जाता है हम आपको दिखाते हैं और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो मट्टी का बर्तन भट्टी में जाने से पहले डिज़ाइन होता है, हम यही देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और जैसा कि आप भी देख सकते हैं चाय के बर्तन, खाने के बर्तन यहीं पर रखे हुए हैं, यानी बिना किसी ब्रेक के काम जारी है। खाने का वक्फा आया नहीं है, मेहनत से ही अपना काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। अब अजीज भाई क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। ये कूलर के ढक्कन है उन पे। अच्छा, और दिन भर में कितने बर्तन आप इसी तरह से डिज़ाइन कर रहे होते हैं? तकरीबन 400 से 500 तक हो जाता है। जितनी मेहनत से आप ये सब कुछ बनाते हैं और जिस खूबसूरती से ये बनाते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए? खरीदारी के आते हैं यहाँ। और आपको लगता है कि जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं वैसे बिक्री भी हो रही है? जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं हो रही, लेकिन ये है कि खर्चा चल जाता है। कितना मिल जाता है पैसे आपको दिन भर में? दिन भर में तकरीबन 500 से 600 तक मिल जाता है। घर के हालात कैसे, घर का बजट कैसे चलता है सबके बाद? बस सब कुछ इसी वजह से करते हैं। अल्लाह बरकत देने वाले हैं। अच्छा ये बताएं, आपके अपने घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं? कम, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत होते हैं बस। और ये होता है कभी कि आज मैंने इतने सारे बर्तन बनाए, ये वाला बर्तन तो मैं अपने घर लेकर के जाऊंगा, ये मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया? नहीं, ऐसा कभी नहीं। बस मार्केट के लिए काम हो रहा है इसका। तो इतनी सी चक्की पे इतने बड़े बड़े वाज, इतने बड़े बड़े बर्तन भी डिज़ाइन हो जाते हैं। तो जनाब डिज़ाइनिंग भी हो गई, भट्टी है आखिरी मरहला, जिसके बाद ये चीज़ें, ये सामान इस्तेमाल करने लायक, बेचने लायक बन जाता है। तो आपको वहाँ के भी थोड़े से नज़ारे दिखा देते हैं। तो कुम्हारवाड़ा यानी कुम्हारों की नगरी में हमने देखा कि ये कितनी मेहनत से इतने खूबसूरत बर्तन, इतने खूबसूरत वाज, गमले बनाया करते हैं। वैसे किचन के लिए हांडी, मिनरल वाटर के लिए मटका, ग्लास पानी पीने के लिए और एक सर्विंग डिश मैंने तो खरीद ली। आपका क्या ख्याल है? ठीक, किरण ने खरीद ली। पूछूंगा उनसे हमारे लिए कुछ लाई हैं या नहीं लाई। एनीवेज मिट्टी के बर्तन कितने ही ज़बरदस्त हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हर्बलिस्ट हैं शाह नज़ीर साहब। सर वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? ये खुद लेकर आए हैं, किरण नहीं लाई थी। मैं कैसे लेकर आती? मैं तो इस हकीकत तक पहुंच गई, जिन हाथों ने इसे बनाया उन हाथों को पता भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ इनके ऊपर बात हो रही है। और कितना अच्छा इस्तेमाल किया हमें शाह साहब, आप बताएंगे। और ये मिट्टी के बर्तन के साथ आप और क्या कुछ लेकर आए हैं? जी मैं बिल्कुल साथ में कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आया हूँ, और जो कि मिट्टी के बर्तन के अफादियत के साथ इस्तेमाल होती है। कि जैसे मिट्टी के बर्तन में इसका इन बूटियों को भिगोएंगे आप पानी में, और इसका पानी पीने से इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। और इसमें यह है कि आप अपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में साइलेंट यूटीआई जो डायबिटिक पेशेंट को भी हो जाता है और आम लोगों को भी हो जाता है, यूरिट्रिक इन्फेक्शन, ये उसको भी दूर करने में मदद देती है। दूसरा, जो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल है वो कदीम ज़माने से हो रहा है, जिसमें खाने की अफादियत भी बरकरार रहती है और खाने में जो बैक्टीरियाज होते हैं इसके भी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ में ये है कि जिस तरीके से जो उनकी ताकत होती है वो बरकरार रहती है, और जायका भी बहुत अच्छा रहता है इसका। तो उसको ठीक कर। दूसरी चीज़ ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत सारी मेडिकेशन लेने के बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, तो अपने डॉक्टर का मशवरा आपने जारी रखना है, अपने डॉक्टर की दवाएं अपने जारी रखनी है, आपने कोई चीज़ में रद्दोबदल नहीं करनी है। साथ में सपोर्ट के तौर पे आप ये इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे मिट्टी के कितना डाल दो पानी बताएं? 1 गिलास पानी तकरीबन। ये एक बूटी आती है अफसन 3 के नाम से। इतने मुश्किल नाम क्यों होते हैं? अफसन 3। ठीक है, ये है जी अफसन 3। आपने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ऐसे साबुत लेना, पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे भिगो देना है। और दूसरी चीज़ इसमें ये डालनी है सरफूका बूटी। सरफूका बूटी डायबिटिक को भी कंट्रोल करती है और यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करती है। इसमें अल्लाह ताला ने खुदा काफ़ी सलाहियतें रखी हुई है इसमें। बहुत अच्छी बूटी है, लेकिन थोड़ी सी ये कड़वी होती है। इसे ऐसे पानी में भिगो के आपने रात भर रख लेना है और सुबह निहार पेट छान के इसे पी लेना है।
1 टाइम रोज़ाना पीना है। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। जैसे हाथ पाँव की जलन होती है, सुस्ती काहली होती है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं शुगर की वजह से, तो ये उसको भी ठीक करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि यूटीआई, जिस तरीके से जो डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट यूटीआई हो जाता है और आमतौर पे भी लोगों को यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है, उसे दूर करने के लिए एक तो सबसे ज़्यादा आप पानी का टेक कम से कम 14 गिलास रखें आप पूरे दिन में। और जैसे यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। ये एक बूटी आती है बाहुफली के नाम से। कोई कांटे से लग रहे हैं ये तो। जी जी बिल्कुल, ये जैसे जाल की तरह फैली हुई होती है। इसे मुंडेरी भी कहा जाता है। तकरीबन इतनी 1 चम्मच के बराबर ही होती है ये। इसे भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे साफ़ करने की ज़रूरत होती है क्योंकि मिट्टी तिनका होती है इसमें। आपने इस तरीके से लेना है। और ये ज़मींदार लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसे गोखरू कहते हैं, कांटेदार होती है गोखरू। ये भी 1 चम्मच के बराबर ऐसे पानी में डाल दो, 1 गिलास पानी डाल। इसे रात भर पड़ा रहे इसे, और सुबह निहार पेट छान के 1 टाइम रोज़ाना पिएंगे। आप देखिएगा पहले दिन में काफ़ी फ़र्क होगा, और ये कुछ अरसा यूज़ कर लें, हफ्ता 10 दिन यूज़ कर लें, आपका यूटीआई इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ होती है, जैसे हांडी पकाते हैं आप, खाना पकाते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो बेऔलाद जोड़े होते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती है। ठीक है, ये ओलिगोस्पर्मिया एज़ोस्पर्मिया में भी काम करती है और उसके काउंट्स को भी पूरा करती है। ये भिंडी के बीज हैं। ओके, ये भिंडी के बीज हैं। शुएब भाई आप इसे बड़े हैं ये। हाँ, सूखने के बाद मेरे पास बिल्कुल 30 सेकंड्स है सर। ओके, ये डाल थोड़ा जल्दी से बताइए। जब भी आप खाना पकाएं, आप उसमें 1 चम्मच भिंडी के बीज आप डाल लें। किसी भी खाने में आप डाल सकते हैं, किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं। और ये रोजाना इस्तेमाल करें 1 महीना। और ज्यादा प्रेफर ये किया है कि हमको मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें खाना बनाना चाहिए। बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएंगे तो उसमें आप ये भिंडी के बीज आपने डालने। यानी जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसमें मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे, मिट्टी के बर्तन की अफादियत से मुतालिक बात कर दे, भिंडी के बीजों या बाकी जड़ी बूटियां उससे मुतालिक बताया। तो अभी हम क्विकली ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ले नया दिन में कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। नैब को ललकारने वाले जरदारी गिरफ्तार हुए तो जाले गुस्से में आ गए, कौमी असम्बली में हंगामा किया, और ऐसा हंगामा किया कि स्पीकर साहब को मजबूरन इजलास मुलतवी करना पड़ गया। और बिलाखिर नैब ने मजाल कर ली, जरदारी गिरफ्तार हो गए। नैब के एक्शन पर रिएक्शन देने जरदारी के लाल बिलावल कौमी असम्बली पहुंचे। ये आवाज को मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब इनको कोई सही से नहीं बात चलेगी, वरना मैं भी नहीं करने दूंगा किसी को तकरीर। बोलने की बारी शेख रशीद की थी, लेकिन बिलावल बज़िद हो गए कि पहले वो बात करेंगे। बिलावल साहब आप आराम से बात कीजिएगा, आप 2 मिनट के बाद आपको मौका दे रहे हैं। स्पीकर असम्बली बिलावल को समझाते रहे। आप 2 मिनट के लिए इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं, आप यहाँ पे ईवान को नहीं चलने दे रहे। बिलावल के इनकार पर स्पीकर गुस्से में आ गए। मजबूर कर रहे हैं कि मैं इजलास मुलतवी कर दूं। शेख साहब आप अपनी बात जारी रखें, आप अपनी बात पूरी करें। कौमी असम्बली में शोरो गुल मच गया। अगर मुझे तकरीर न करने दी तो बिलावल भी तकरीर नहीं करेगा। सूरत हाल इस कदर अबतर हुई कि स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 11 जून 2019 को दोपहर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। मुलतवी करना पड़ा इजलास, और इसी सब पे बात करेंगे। शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इतना गुस्सा आ गया था कल आपको, क्या हो गया था बताएं आज आप। पहले हमें ये बताएं, फिर हम इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे आगे। देखें, एक शख्स ने जो कि लंदन में सैर सपाटे मारता रहा 2 महीने 12 दिन वहाँ, और कोई उसने क्या तकरीर की, सिर्फ ये कि रेलवे बेस्ट परफॉर्मेंस है तमाम पाकिस्तान में। हमने 5 अरब रुपया ज्यादा किया, और मैंने ये कहा कि अगर मैं खसारे में कुछ न कुछ कमी नहीं दिखा सका तो इसका मतलब है कि मैं इसके अहल नहीं हूँ, क्योंकि 30 जून नजदीक है, हमारे बजट पे भी कट्स हैं, और हमने 60 लाख पैसेंजर इंक्रीज किया है, 35 ट्रेनें चलाई हैं नई, और 17 लाख लीटर ऑयल भी बचाया है। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई चीज इमरान खान हुकूमत में चलती अच्छी दिखाई नहीं देती, और उस पर मेरा राइट है रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 2 से 5 मिनट बात कर सकता हूँ। सही, लेकिन उन्होंने अपनी हमाकत की है, नॉन पॉलिटिकल अप्रोच की। अगर मुझे 2 मिनट वजाहत करने देते हैं शहबाज शरीफ के ने जो बात की है, तो उसके बाद सारी दुनिया के मीडिया पे वो चल रहे होते, पाकिस्तान दुनिया सारी इंडिया में वो चल रहे होते, क्योंकि
साहब आजकल जिन अदारों से और जिन इश्यूज को तानों को छेड़ रहे हैं, उनको पता है कि इन सब लोगों ने जेल में रहना। हालांकि मैं वाहिद सियासतदान हूँ, मैंने तो कहा था दफा करो इन लोगों को, जाना दो, ये जिंदगी इनके नसीब में ही नहीं है लूटी हुई दौलत। लेकिन हालांकि मेरी जग इंसाई हुई कैबिनेट में भी, मेरी ये प्रपोजल थी कि दफा करें इन दोनों तीनों लीडरों को एक बैरी जहाज में बिठा के धक्का दे दें। यानी शेख साहब आप चाह रहे थे कि इट्स काइंड ऑफ एन एनआरओ ये हो जाए, चले जाएं वो बाहर। एनआरओ तो देखें, शहबाज शरीफ की मैंने जिम्मेदारी ली थी और किसी का मैं जिम्मेदार नहीं था। ये बजट की डेट को सेट करके आए हैं कि बजट होगा 11 तारीख को, ये 10 तारीख को आएंगे। इन्होंने ब्लंडर, हमने, इससे बड़ी कोई सियासी हमाकत नहीं थी कि एक आदमी जो कि लातादाद केसों में मसरूफ है, दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया है, तसाब पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। इससे बड़ा ब्लंडर हम कर सकते थे जो हमने किया है। सो हमसे गलतियां हो रही हैं और पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी गलती जो हमने की है इन 9 महीनों में, एक ऐसे शख्स को कि जो अभी लातादाद केसेस हैं, जो मतलूब है उसको लीडर ऑफ। कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जी कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा सिक्योरिटी लेके वो चल रहा था और वहां वो अकेला ऐसे चल रहा होता है कि आप देखें, आप वीडियो दिखाएं वो कैसे अकेला, और यहाँ 100 पुलिस वाले 10 गाड़ियां उसको लेने का शौकीन है। सो हमारा जुर्म क्या है जी कि एक करप्शन की केस में 9 महीने के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक सियासतदान को जो है उसकी जमानत कैंसिल हुई है। कोई जमहूरी तहरीक नहीं, 24 केसों में से 12 केसेस अभी उसके खिलाफ फाइनल हुए हैं। आसफ जरदारी के 12 केसेस अभी पेंडिंग है। 21 MNAs के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस अंडर प्रोसेस हैं। सो क्या ये केस वैसे हवा में बन जाते हैं जी? हवा में तो हमारे खिलाफ बने हैं। माँ का जनाजा नहीं पड़ा, जनाजा पड़ा तो 7 साल कैद हो गई अगले दिन। कोई है इस मुल्क में और 3.5 साल तक हमारे प्रोटेक्शन आर्डर नहीं जारी हुए। सो इन्होंने चोर मचाए शोर की फिल्म लगाई हुई है। इनकी खाक पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये अपने मंजिल को पहुंचेंगे। कानून जो है वो पाकिस्तान में वाइट क्राइम के खिलाफ बड़े स्लो मूविंग है, उसका ये फायदा उठाते हैं जी। और आज कौम देखे कि भाई इन्होंने क्या किया जब इनको पकड़ा गया। और वो तो कहते थे हम बड़े टार्जन हैं, हमने बड़ी जेलें देखी हैं। तो अगर ये भी लोग नहीं पकड़े गए तो फिर इस मुल्क में करप्शन का एक ऐसा माशरा जन्म पड़ पाएगा जी जो मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। पकड़ धकड़ की बात हो रही है ना, कल एक बड़ी गिरफ्तारी हुई, अब क्या देख रहे हैं आप? PMLN में भी कुछ ऐसी होने जा रहा है? मालूम नहीं। PMLN के जो मेन देखे खानदानों की ने करप्शन की हुई है और हमें इन्होंने आला कार रखा हुआ है नारे मारने के लिए, आवे तहरीक चलेगी। सारे पाकिस्तान में ये वो पीपल्स पार्टी है। जब भुट्टो जेल गया 22 आदमियों ने, 22 मुझे तादाद एग्जैक्ट याद नहीं, लातादाद लोगों ने लाल हवेली के चौक, कमेटी चौक में अपने आप को आग लगाई। जिस भोंडे तरीके से इन्होंने टायर जलाए हैं लाहौर में, वो भी ऐसे नजर आता है उजरती आदमी 3 टायर चला के भाग गया। कल मीडिया ज्यादा था, इनके वर्कर कम थे। मैं ये नहीं कहता वर्करों को, जरूर वर्करों को अपनी पार्टियों के साथ निकलना चाहिए। खान साहब गर्मी बहुत है, शाह साहब, शेख साहब गर्मी बहुत है भाई। गर्मी, जब हमारा माल गर्म किया इन्होंने, अपनी जेबें गर्म की, उस वक्त गर्मी नहीं थी। और एक और बात कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात मेरे ज़हन में आ गई है। ये केस इमरान खान ने नहीं बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया। इसकी बेसिक डेट कौम को बताएं कि किसने इसकी इंक्वायरी की, किसने इस केस को। आसफ जरदारी का मौजूदा केस 2015 में नवाज शरीफ ने बनाया और 2019 के आखिरी महीनों में अपने अंजाम के करीब पहुंचा। 4 साल लगे चोरों के गिर्द आइन और कानून का घेरा डालने के लिए। तो शेख साहब, फिर शहबाज साहब तो पहले कहते भी रहे, कई बार उन्होंने तकरीरों में कहा था कि मैं तो घसीटूंगा, मैं तो पेट फाड़ कर पैसा निकालूंगा, लेकिन अब क्यों कह रहे हैं, बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, अब क्यों जब गिरफ्तारी हो गई है तो अब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखें, अब आग उनके पांव तक पहुंच रही है। पार्टी पर नवाज शरीफ का कब्जा हो गया, वो जुमा चांद के साथ कर रहा है। वैसे ही मैं ना मानूं, और वो जो हमने गलती की है उसका पूरा फायदा खमियाजा हम भुगत रहे हैं और फायदा वो उठा रहे हैं। अब उसको पता है कि ये आग बढ़ते बढ़ते, देखें कितना रोकेंगे, कितनी जमानतें लेंगे बेसमेंटों से छुट्टी के दिन। अल्टीमेटली ये उबाल आएगा। और ये जो तहरीक की बातें कर रहे हैं, इनके पास वो रेसिपी नहीं है जो तहरीक चलाने के लिए जरूरी होती है। पूरे मसाले नहीं है, तड़का नहीं लग सकता।
हमसे लोगों को शिकायतें जरूर हैं, लेकिन हमसे अभी नफरत नहीं है। तो शेख साहब, वो जो शिकायतें हैं वो उन शिकायतों के लिए क्या हो रहा है? ज़ाहिर है शिकायत पहली तो महंगाई है और आज बजट आ रहा है, उसके लिए वाकई कुछ सोचा है हुकूमत ने? देखें, इस मुल्क में माफियाज हैं, शुगर माफिया चीनी 70-72 रुपए कर दी है और सब्सिडी भी ले गए हैं पंजाब से। इस मुल्क में आपटमा है कि गैस भी सस्ती ले ली है, बिजली भी सस्ती ले ली है, और एक्सपोर्ट की तरफ उनके जो मामलात हैं उनकी ज्यादा तवज्जो इस तरफ होती है कि उनको जो क्या कहते हैं उसे कि ओवर इनवाइस या अंडर इनवाइस के तहत जो पैसे ले लेते उनको वापसी हो जाती है जी। तो ये सारी चीजें नहीं। शेख साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिए। अभी एक जुमला आपने अदा किया, मैं चाहती हूँ उस पर भी रोशनी डालिएगा। आपने कहा कि हम पर लोगों को गुस्सा जरूर है, परेशानी, शिकायत है, हमसे नफरत नहीं है। मैं चाहती हूँ आप इस जुमले को थोड़ा सा ना वाज़े कीजिए। हमारे मुखालिफ जो लोग हैं वो बदनाम जमाना गंदे और परागंदे हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई नेक और पारसा और शफाफ क़यादत होती अपोजिशन में तो शायद हमारे लिए काफी मुश्किलात होती, और ऑप्शन नहीं है इमरान खान के अलावा। एटलीस्ट हमें इमरान खान का एक क्रेडिट है कि वो ऑनेस्ट है। हमारे यहाँ जो मामलात हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों को हमसे गिले शिकवे हैं, लेकिन जब इनसे वो मुआवजा करते हैं तो अभी भी हमें वो बेहतर समझते हैं। इन चोरों और लुटेरों से जब मुआवजा करते हैं तो हमें बेहतर समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि एक गिरफ्तारी हो गई, दूसरी गिरफ्तारी के लिए खबरें गर्म है। मैं बात कर रही हूँ फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी होगी। मेरा नहीं ख्याल फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी होगी, उसकी कई वजूहत हैं, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। मैं पिटी में रहता हूँ और मैं हसास तरीन कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड करता हूँ और पिछले एक लंबे अरसे से लीड करता हूँ, सो मैं ये शेयर नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में फरियाल तालपुर गिरफ्तार नहीं होगी। ठीक है शेख साहब, आप ऐसा कह रहे हैं, इस बारे में हम मरियम औरंगजेब साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा, खुशामदीद। नया दिन में ये फरमाइएगा, बयानात बहुत हैं, गर्मा गर्मी बहुत है, बात करने का मौका मिले, पूरी बात करने का मौका मिले, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। आप इस सारे मामले को किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? क्योंकि कल जो कुछ हुआ, कल जो बहस हुई, फिर उसके बाद से अब तक वही बहस चली आ रही है, यानी आज दिन का आगाज़ हुआ है तो भी उसी के इम्पैक्ट्स हैं, ऐसा लगता है। तो एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी मुश्किलात हैं और उनके बयानात हैं, वो कहते हैं हमको बात करने का मौका नहीं मिला। आसिफ अली जरदारी को, हमारे लीडर को पकड़ भी लिया जाता है और फिर उसके बाद में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और बात भी करने नहीं दी जाती। एक दूसरी तरफ कल जो कुछ हुआ, शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे बात करने का मौका नहीं मिला, मैं किसी को बात नहीं करने दूंगा। एग्जैक्टली ये कहा था उन्होंने। ये कहा था। मरियम साहिबा की तरफ जाने से पहले किरण, इस वक्त में हम गुज़श्ता रोज़ के मनाज़िर भी दिखा रहे हैं और यहाँ पर बार बार ये सवाल हम उठा रहे हैं कि अगर किसी को बात करने का मौका ना दिया जाए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, और ऐसा सिर्फ इस ऐवान में नहीं हुआ, हमने बाकी ऐवान भी देखे हैं, वो सिंध असम्बली का हो, वो दीगर असम्बलीज़ हो, वहाँ पर हम ऐसा देखते हैं गर्मा गर्मी का माहौल होता है, बात नहीं करने दी जाती, बात मुकम्मल नहीं करने दी जाती, बात काटी जाती। जब ऐसे होगा, ऐसे माहौल होगा, जब बजट पेश कर रहे हो, कोई तहरीक पेश कर रहे हो, कोई करारदाद पेश कर रहे हो, कॉपीज़ फाड़ देना, वहाँ पर हंगामा करना, अगर ऐसे होगा तो फिर अवाम के मसाइल की बात कब होगी, अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, ये एक अहम मामला। एनीवेज़, आप इस टॉपिक पर तो हम मज़ीद बात करें। शेख साहब आप भी साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। ज़रा बढ़ते हैं आगे और जो दीगर अहम मामला नया दिन के हैं वो शामिल करेंगे। आज का एक अहम मौजू आंखों का कैंसर और आंखों के मसाइल, एग्जैक्टली बच्चों में स्पेसिफिकली, क्योंकि हर 18,000 बच्चों की अगर हम फिगर्स आपके सामने तो एक बच्चा उसमें ऐसा होगा जिसको आंखों का कैंसर होगा। और इसमें भी एक और मामला ये है कि लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन का इस्तेमाल जो बच्चों को आज 1 साल की उम्र से ही हम दे देते हैं, से उनको मिलता है। exactly. लेकिन मैं ना कुछ रिपोर्ट्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि हर जैसे फिगर्स आपने भी बताए, हर 18,000 बच्चों में से एक बच्चा इस सब का शिकार हो जाता है। ये एक मौरूसी, गैर मौरूसी मरज़ है। इसके अलामात भी हैं कुछ, आँख की पुतली में सफ़ेदी, आँख में भैंगापन आ जाना, रेडिश आ जाना, दर्द हो जाना, काला मोतिया, आँख का साइज़ बढ़ जाना, सूजन या फिर आँख का बाहर निकल आना। ये बहुत तकलीफ दे। आप अपने बच्चे को इस कंडीशन में देख नहीं सकते हैं, बीनाई चली जाती है, क्या क्या कुछ हो जाता है। कहने को ये सब कुछ बताना शायद आप लोगों को आसान लग रहा हो, ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है। और हमने आज इसीलिए इस मौजू का इंतखाब किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो,
आपका बच्चा इससे महफूज रहे और उसका इलाज भी मुमकिन हो, और साथ के साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। पेरेंट्स को इस बारे में बताएं अगर वो नहीं जानते। एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये कि पेरेंट्स और अगर बड़े बहन भाई हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और वो इतना ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है और इतना ज़्यादा लैपटॉप में खोया हुआ है, टैबलेट में खोया हुआ है, अगर खा भी रहा है साथ फ़ोन या टैबलेट का इस्तेमाल कर, तो उससे बीमारी मुतासर होगी। क्या यही होगी इस सब की वजह? क्या सिर्फ यही होगी इस सब की वजह? ये भी हम कह सकते हैं। इस पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर निसार, आप आई स्पेशलिस्ट हैं। सर वेलकम टू नया दिन। सर ये दो अहम मामलात हैं, एक यानी कैंसर से मुतालिक जो स्टैट्स सामने है, और एक ये कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, इससे बच्चों की आंखें स्पेसिफिकली मुतासर हो रही हैं। मैं चाह रहा हूँ पहले कैंसर से मुतालिक बता दें कि पाकिस्तान की क्या रेशो है आपके सामने, और फिर मुझे इस मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल से मुतालिक बताइएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर आम पब्लिक को जानना चाहिए और इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दें कि आपने एक बड़ा अहम मौजू सेलेक्ट किया है और इस मामले में आम पब्लिक की मालूमात बढ़नी चाहिए। कैंसर के हवाले से जैसे आपने फ़िगर बताई कि 18,000 तकरीबन लोगों में एक बच्चे को ये होता है। इसमें जैसे किरण ने कहा कि इसमें मोरिसी यानी जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके साथ खाली ये नहीं है कि जेनेटिक्स हों, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आजकल जैसे आपने कहा कि एक बढ़ता हुआ इस्तेमाल है टैब्स का, और उसके साथ स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है बच्चों का कि वो हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं। उस वक्त से बढ़ गया जब बच्चे ने चलना नहीं सीखा। और ये तशवीशनाक बात यह है कि अभी बच्चे न्यूनेटल स्टेज में होते हैं और उनको बहलाने के लिए माँ बाप उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि छोटी चीज़ें तो अपनी जगह है, मगर उसके साथ ये होता है कि इसमें रेडिएशन हो रही है। और एक ऐसा बच्चा जो अभी न्यूनेटल स्टेज में है, जो अर्ली स्टेज में है, जहाँ अभी उसकी बॉडी ग्रोथ होनी है, जहाँ ब्रेन ग्रोथ होनी है, जहाँ आई ग्रोथ होनी है, वहाँ आप एक ऐसी चीज़ उसको एक्सपोज कर रहे हैं जो कि रेडिएशन दे रही है। अब रेडिएशन, इस पर रिसर्च हो रही है और कुछ हक़ाइक़ भी सामने आए हैं कि ये जो रेडिएशन है ये बजाय ख़ुद आँख के अंदरूनी हिस्से में यानी रेटिना के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज करती है, उसके डीएनए को डैमेज करती है। अगर डीएनए डैमेज होता है तो ये कैंसर की तरफ बढ़ सकता है। तो हम एक ऐसी चीज़ जो खाली मोरिसी नहीं है, जेनेटिक नहीं है, एनवायरमेंटल भी है, और एक सामने फैक्ट आ रहा है। तो मैं इस आपके चैनल के तवज्जुह से ये मुझे मौका मिला है, मैं अपने मरीज़ों को भी बताता रहता हूँ, लेकिन ये एक बेहतर मीडिया है जहाँ पब्लिक अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। खुदा के लिए आप अपने बच्चों को इससे रोकें। यूरोप और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में इस पर रिसर्च हो रही है कि बच्चों को क्या फ़ोन देने चाहिए। वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि 18 साल या उससे कम उम्र बच्चों को इससे रोक दिया जाए। और यहाँ हमारे यहाँ इस बात का मैं अक्सर अपने मरीज़ों से कहता हूँ, वो शिकायत करते हैं मेरा बच्चा 1 साल से ये हर वक्त लगा रहता है। मैं कहता हूँ कि ये लाकर किसने दिया? शिकायत सर आपके पास आती हैं, जब लोग आते हैं आपके पास कि बच्चों की आई प्रॉब्लम्स हो रही हैं जी, कितने बच्चे आपके पास आते हैं? अगर कोई फिगर्स आप बता सकें। देखें, अक्सर खाली तो 2 तरह के हैं। एक तो आज का आपका टॉपिक कैंसर का है, लेकिन कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं, ड्राइनेस है, आँखों का सुर्ख होना है, या चश्मे का लग जाना है, ये भी इससे रिलेटेड है, इसके एक्सेसिव यूज़ से। यानी टैब्स जो हैं वो या मोबाइल फ़ोन जब इसका बच्चे कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो उनकी नज़रें उसी पे मरकूज़ रहती हैं, और एक इस बात का भी इम्कान बढ़ जाता है कि मायोपिया या ग्लासेस लग जाए। ये तो एक बहुत मामूली शक्ल है, ये तो वो आते इसलिए हैं। लेकिन आगे ये जो ख़तरा आपने कैंसर से जोड़ा है, ये भी अपने तौर पर एक बड़ा ख़तरा मौजूद है, क्योंकि रेडिएशन होती है। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं या शुएब कुछ बताएं और डॉक्टर साहब आप कुछ बताएं, उसमें फ़र्क है। तो अब आप ज़रा हमें उस कैंसर के बारे में, जो आँख के पर्दे का कैंसर है, कुछ क्विकली हमें बताइए, इसकी अलामात के बारे में आप लोगों को समझाइए इस बारे में। देखें, इसमें कई तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन ये है कि आँख की पुतली सफ़ेद हो जाती है। मैं वालिदैन से कहूँगा, अगर उनके किसी छोटे बच्चे में आँख की पुतली या जैसे वो कैट आई रिफ्लेक्स आता है उस तरह का अगर रिफ्लेक्स आए, या आँख ज़्यादा मुस्तकिल सुर्ख रहे,
या उसके साथ ये है कि आँखों में या आँखों की गिर्द बच्चा दर्द की शिकायत करे, तो ये सब अलामात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसमें सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है कि आँख का सुर्ख होना और पुतली का सफ़ेद होना। तो फ़ौरन नज़र आ जाते, ऐसा हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू तो फ़ौरन रुजू करें। हम पुतली को फैलाकर पर्दे का मुआयना करते हैं, ये इनिशियल स्टेज होता है। और इसमें ट्रीटमेंट बड़े इजीली हो जाता है? इजीली तो नहीं है, मगर अर्ली स्टेज में ये है कि आँख को बचाया जा सकता है, उस आँख को, और अगर दूसरी आँख का ख़तरा मौजूद है तो उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि यूजुअली ये एक आँख में ज़्यादा होता है और दोनों आँखों में भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा है, और हमारे पास ऐसे स्टेज में लोग आते हैं जहाँ हमें सिर्फ आँख हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग की तरफ भी वो कैंसर फैल चुका होता है और लेट स्टेज होती है। अगर लेट स्टेज होता है तो उसमें तो वो आँख बल्ज कर रही होती है और वो बाज़ औक़ात इतना एक्सटेंड कर जाता है कि ब्रेन मुतासिर हो सकता है। डॉक्टर साहब, कम से कम उम्र क्या है कि जब इसकी अलामात सामने आनी शुरू हो जाती हैं? ये तकरीबन 3 से 6 महीने में ये अलामात शुरू हो जाती हैं। इसलिए आमतौर पर कैंसर के लिए या आमतौर पर अपने बच्चों को ज़रा उनको गहरी नज़र से देखा जाए कि उनकी आंखों में कोई गैर मामूली तब्दीली तो नहीं आ रही, जैसे पुतली का सफ़ेद होना, आँख का मुसलसल सुर्ख होना, या इसके अलावा काला पानी इसमें हो सकता है। सफ़ेद मोतिया के चांसेस कम होते हैं। मगर आँख अगर एडवांस करे तो बल्ज कर रही होती है, या फिर इसमें स्क्विंट होने लगता है, टेढ़ापन। और ये जो इतनी कम उम्र है, इसमें प्रिवेंशन की बात तो फिर हो ही नहीं सकती, या किसी प्रिवेंशन की तरफ हम जा सकते हैं? नहीं, इसमें यह है कि कजिन्स मैरिज है, उसको रोका जा सकता है, क्योंकि ये आमतौर पर अभी तक इसमें जेनेटिक्स का जो कितनी परसेंटेज है सर जेनेटिक्स और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की? इसमें मेरा ख्याल है कि जेनेटिक्स अभी हम 70% तक जा सकते हैं। ज़्यादा है वो, ज़्यादा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी अपनी जगह है, मगर उसमें एक बिल्कुल सामने चीज़ पड़ी हुई है जो आप रोक सकते हैं। वो जो 30% एटलीस्ट हम उसको रोक सकते हैं, और 70 में जिस तरह आपने कहा कजिन्स मैरिज को रोका जा सकता है, या अर्ली इसका टेस्ट कराया जा सकता है। अगर आँख में ज़रा सी भी, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि आँख अगर सफ़ेदी आ रही है या सुर्ख, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जेनेटिक इशू है और उसकी अलामात जाहिर हो गए, फिर भी ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बाद होगा? देखें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का यह है कि वो ग्रेजुअली थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेते हैं। जैसे ये कि अगर पहले तो रेटिना के सेल्स मुतासिर होंगे, फिर उसके बाद वो बढ़ेगा, लेकिन अगर जेनेटिक फैक्टर है वो बहुत रैपिडली। सर लास्टली मुझे ये बता दें, बिल्कुल छोटा बच्चा यानी 3 माह का बच्चा या फिर दैट मीन्स 6 माह का बच्चा, उसको भी अगर बिल्कुल हमें फ़ोन ऐसे दिखा रहे हैं, फर्स्ट इम्पैक्ट उसकी आंखों पर क्या होता है? क्योंकि वो शायद उस तरह फोकस भी अभी तो नहीं करता शुरू में। छोटे बच्चे जो हैं उनकी नज़र करीब की ज़रा सी बेहतर होती है और दूर की नज़र उनकी मुतासिर होती है, तो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और उस सूरत में उनको रेडिएशन का ज़्यादा ख़तरा है। ये जितने भी स्क्रीन्स हैं, टीवी इतना ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं होता, क्योंकि एक फासले से देखा जाता है। यानी अगर हमने मैनेज करना है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर थोड़े से वक्त बच्चों ने कार्टून्स देखने या कुछ देखना है, बेशक 15 मिनट आपने दिन में टाइम रखा, तो टीवी बेहतर है, मोबाइल फ़ोन टैबलेट ये बेहतर नहीं है, जो बहुत करीब है वहाँ से आप ना दिखाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, सादा मौजूद थे और से मुतालिक भी आपने बात की और पेरेंट्स को समझाया कि पहली बात तो ये है कि मत दें फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, टीवी बेहतर है। ये तो नहीं हम कह सकते कि टीवी पर ही लग जाए 24 घंटे, बट अगर 15 मिनट का टाइम आपने दिया तो टीवी इज बेटर, फोन नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे आप अगली खबर पे नहीं जाने देंगे प्लीज? थैंक यू। खांसी खांसी खांसी, अब खांसी की आवाज मरज को बताएगी। ऐसी एक डिवाइस आई है, ऐसी एक ऐप तैयार की गई है भाई ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की जानिब से। बड़ी मुनफरद है ये ऐप। छोटे बच्चे खांसी के शिकार होते रहते हैं और इसकी तो कई वजह हो सकती है, लेकिन इस ऐप के जरिए उनकी खांसी की आवाज़ को नोट किया जा सकता है और पहुंचा जा सकता है इस बात तक कि इस बच्चे को कौन सा मरज हो सकता है, खदशात क्या हो सकते हैं, इलाज कैसे हो सकता है। इलाज तक जाने के लिए अलामात का जानना ज़रूरी है और ये ऐप है बड़ी मुफीद। ऐप खांसी की आवाज़ और इसकी शिद्दत को सुनेगी, इस तरह से बता पाएगी ये सब कुछ। और किरण, अगर कोई वैसे ही खांस रहा हो तो फिर आप क्या बताएगी? आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आप मकर कर रहे हैं। नहीं, आप पानी पिए। ओके, एनीवेज, लेकिन ये गला खुल जाए। एग्जैक्टली, लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कराने में, बट चेक करना पड़ेगा ऐप में कोई लूप होल्स तो नहीं है, ये ना हो कि बंदा वैसे ही खांस रहा हो, खांस के चेक भी कर लेना चाहिए। एनीवेज, ये मशीन जो कि एल्गोरिदम से मुतालिक हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो ऐप काम करती है। एनीवेज, एक और खबर हमारे
हमारे पास जो ज़्यादा दिलचस्प है, और किसी ऐप ने नहीं ये जांचा कि ये शख्स चोर हो सकता है या नहीं, यानी कि अमीर किसान हो और आप कहें वो मुर्गी चोर है, भला ये कैसे हो सकता है? किसान, अमीर और चोर, ये 3 चीज़ें हैं, क्योंकि उसके पास BMW थी बट उसके पास ना उसमें फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं थे, तो उसने फिर मुर्गियाँ चोरी करना शुरू कर दी। सिर्फ मुर्गी चोर नहीं, मुर्गियाँ चोरी करना शुरू कर दी। ख्वाहिश के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया? भाई गाड़ी बेच देते यार, कोई सस्ती गाड़ी ले लेते तो ये काम ना करना पड़ता। और ये सब कुछ खुला कैसे ना मौजरा, मैं बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि आसपास के किसानों ने शिकायत की, भाई हमारी बत्तखें गायब हो रही हैं, हमारी मुर्गियाँ गायब हो रही हैं। तभी तो सिचुआन की मकामी पुलिस ने कहा कि हम इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अप्रैल के महीने में ये हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर ये पता चला कि इन्होंने, इन मौसूफ ने बड़े शौक से सारे पैसे लगा के ये बड़ी सी गाड़ी खरीद ली, लेकिन चलाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अब ऐसे बदतरीन माली बहरान से ये दो-चार हुए कि इनके पास तो $2,90,000 की ये BMW में गैस भरवाने के लिए पैसे ही नहीं थे। बस इसी ज़रूरत को पूरा करना था, तभी तो इनको चोरी करनी पड़ी। मुर्गियों की चोरी, बत्तखों की चोरी, फ्यूल के लिए मुर्गी की चोरी। ठीक है जनाब, ज़रा बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इससे पहले भी आज हम बात कर रहे थे कि स्टेटमेंट जो है ना वो हमारे PM साहब की सुनी हुई थी कि मुर्गियाँ, बत्तखे, बकरे, उस सब से आप अपने खर्चे चला सकते हैं। फ्यूल, क्योंकि ज़रा चलें हम जहाँ तो पेट्रोल की बात करते हैं, आई डोंट नो वहाँ पे पेट्रोल प्राइस किस तरीके से उस पर हाइक होती है। एनीवेज, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे आज क्योंकि नया दिन में स्पेसिफिकली हम पॉलिटिकल मामलों पर ज़्यादा बात करें, क्योंकि आज का दिन अहम है। आसिफ अली जरदारी जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था और अब उनका तिब्बी मुआयना, इसके लिए पोली क्लिनिक अस्पताल की मेडिकल टीम नैब रावलपिंडी ऑफिस पहुंच गए। मुआयने के बाद आसिफ जरदारी को नैब अदालत रवाना किया जाएगा। इस पर बात करेंगे। समा की नुमाइंदा अरहम खान हमें ज्वाइन कर रही हैं। अरहम, कुछ देर पहले नूर हमें ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने ये बताया था कि मेडिकल टेस्ट पहले भी हुए थे, यानी मेडिकल टीम ने पहले भी कुछ मुआयना किया, तो उन्होंने तसल्ली बख्श हालत करार दी थी उनकी। तो अब आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल शोएब, कल भी उनका एक मुआयना हुआ था जिसके अंदर उनको मेडिकल तौर पे फिट करार दिया गया था, लेकिन चूंकि आसिफ अली जरदारी उनको कुछ बीमारियां हैं, उन्होंने इस्तदा भी की थी नैब से कि उनको 2 अटेंडेंट भी दिए जाएं और वो ये चाहते हैं कि उनके जो अटेंडेंट हैं वो उनके साथ रहें, क्योंकि उनको कुछ दवाइयाँ खानी होती हैं सुबह के औकात में भी और रात के भी औकात में भी। तो अभी जो पोली क्लिनिक का 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड है वो दोबारा गया है नैब रावलपिंडी और वहाँ जाके वो उनका दोबारा तिब्बी मुआयना करेगा एहतसाब अदालत जाने से पहले। और कल ही ये फैसला हो गया था कि एहतसाब अदालत जाने से पहले उनका दोबारा मुआयना किया जाएगा। इस मुआयने में उनका ब्लड टेस्ट होगा, इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाएगा और जो खून के नमूने लिए जाएंगे उनकी तशखीस के बाद ही उन्हें कुछ अद्वियात जो हैं वो भी बताई जाएंगी जो वो जब हिरासत में है नैब की उसमें वो इस्तेमाल कर सकेंगे। जी ठीक है यार, हम आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और अब ज़रा हम बढ़ते हैं आगे। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी मौसम की बात, यानी कराची की बात, और क्या वो जो साइक्लोन बन रहा है, वो जो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ था, उससे कहीं कोई मसाइल होंगे, बारिश होगी नहीं होगी, वो सिस्टम टकराएगा साहिल से या नहीं, इस पर बात करेंगे। डायरेक्टर मेट अब्दुल रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल रशीद साहब, कुछ तब्दीली है या सिचुएशन वही है जो कल थी? नहीं, तब्दीली है। जो हमारा लो प्रेशर एरिया था डिप्रेशन, अब ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है। इसको वायु का नाम दिया गया है और ये वायु जो है इस वक्त तकरीबन कराची से 1150 किलोमीटर साउथ में मौजूद है, साउथ ईस्ट अरबियन सी में, और इसकी जो मूवमेंट है वो नॉर्थ की तरफ है। और जो अभी तक का डेटा अवेलेबल है उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये इंडियन गुजरात का इलाका है, वहाँ पर ये कहीं इंडिया के इलाके से टकराएगा और ये 13 तारीख तक जो है उम्मीद है कि 13 की सुबह को ये इंडिया के इलाके गुजरात से टकराएगा। हमारे इलाके में सिर्फ साउथ ईस्ट सिंध का जो इलाका है ये मिट्टी, सरपालकर, ठट्टा, बदीन वगैरह में कोई बारिश हो सकती है, लेकिन चूंकि इसको हम बहुत केयरफुली वॉच कर रहे हैं तो हमसे रास्ते में रहिए। हो सकता है कि आगे बढ़े तो हमारे इलाके में कोई बारिश मिल जाए हमें। फिलहाल जो है साउथ ईस्ट सिंध में बारिश का इम्कान है और इंडियन गुजरात में बहुत अच्छी बारिश का इम्कान है। बम्बई वगैरह में पूरा जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, इसमें ज्यादा अच्छी बारिशें होंगी। कराची के लिए कुछ नहीं है अभी फिलहाल नहीं, लेकिन हो सकता है कि मिल जाए बाद में। हम इसको नजर रखे हुए हैं, थोड़ा सा क्योंकि पहले टकरा जाएगा इंडिया से तो हमारे को शायद बारिश ना मिले या बहुत हल्की बारिश मिले। अभी कबल वक्त है, 2-3 दिन और देख लें, ये तरह के बाद होगा जो भी कुछ होगा। और गर्मी की शिद्दत, गर्मी आज तो कम रहेगी। आज पार्टी क्लाउड ही, आज 34 और 36 के दरमियान मैक्सिमम में देख रहा हूँ कराची का, लेकिन कल और परसों गर्मी देख रहा हूँ कराची में। कल और परसों हमारा ख्याल है 39 तक चला जाएगा, तो हमने 38 और 40 के दरमियान रेंज रखी है कल और परसों। ये बड़ी जालिम है, दर्जा हरारत कुछ होता है, महसूस कुछ हो रहा होता है।
तो इसकी वजह ये हवा में नमी का तनासुब ज्यादा है ना, इसलिए जरा सा महसूस ज्यादा होता है। ये चलेगा, ये आज भी चलेगा, जी हाँ, ये तकरीबन पूरा जून ही चलेगा जब तक हमारे यहाँ ये बारिशें नहीं आ जाती। लेकिन जून का आखिरी हफ्ता मेरे ख्याल में अच्छा गुजरेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लो क्लाउड आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको फिर सुबह शाम जो है ना फुहार मिलना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जुलाई में बरसात का मौसम ही शुरू हो जाएगा, तो गहरे बादल भी आ जाएंगे। तो फिलहाल ये अभी 20 जून तक थोड़ी सी हमें तकलीफ उठानी पड़ेगी, और ये हर साल होता है, हम हमेशा भूल जाया करते हैं। नहीं सर, जून के आखिर में पिछले 3 सालों से तो मौसम, लास्ट ईयर तो नहीं, उससे 2 साल तो एंड पे बारिशें हुई थी, इस बार तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। नहीं, जून के आखिर में इंशाल्लाह फुहार वाला मौसम आ जाएगा। लो क्लाउड्स आ जाते हैं तो सुबह शाम अर्ली मतलब कुछ डीजल मिल जाएगी। ओके, और आज आपका दिन कैसा है ये तो बताएं, बिकॉज आज आपका आखिरी दिन है यहाँ पर। हाँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ, बस आज शाम को 5 बजे मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तो इंशाल्लाह कल से हमारे सरफराज साहब हैं वो आपसे राब्ते में रहेंगे। और थैंक यू, और बाकी खास तहसीन पेश करते हैं आपको, क्योंकि जब भी हमने आपसे बात की बड़ी डिटेल आपने हमें मौसम से मुतालिक बताया, बारिश से मुतालिक बताया। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। और आप समझा देते हैं समझा देते हैं हमें कि भाई कि प्रेशर एरियाज और साइक्लोन बनेगा, कैसे बनेगा, टकराएगा नहीं टकराएगा। और कल स्पेसिफिकली आपने बड़ा ज़बरदस्त हमें बताया कि सोशल मीडिया की बातों पर एतबार ना किया करें, वहाँ पे कोई कुछ भी लिख देता है कि ये बारिशें होंगी। बल्कि मैं खुद किरण देख रहा था कि 4 दिन बारिशें आ रही थी, तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया था, 4 दिन कराची में बारिशें आ रही हैं। मैंने तो तूफान आता देख लिया था। कमाल है ना सोशल मीडिया का। लेकिन कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई टैलेंट हो, किसी ने कोई अच्छा काम किया है, वो सामने नजर आ रहा हो। अगर म्यूजिक की बात फॉर एग्जांपल हम कर लें, जिस हमने एक वीडियो देखी किरण, पोलैंड की 108 साला दादी अम्मा एग्जैक्टली किरण पियानो बजाती हैं और जबरदस्त बजाती हैं। इसमें सबसे मजे की बात पता है क्या है? उनको फ्रैक्चर हुआ किरण, ये मजे की बात इसमें नहीं है, फ्रैक्चर की बात में कोई मजा नहीं, सीखने की बात है इसमें कि उनका हाथ में फ्रैक्चर हुआ, बट स्टिल डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, मैंने पियानो बजाना है, मेरा दिल इससे बहल जाता है, टाइम अच्छा पास हो जाता है। तो वो एज जो भी हो, मुश्किल कोई भी हो, दिक्कत कोई भी हो, उन्होंने कहा मैं पियानो बजाऊंगी क्योंकि मुझे पियानो बजा के सुकून मिलता है। फाइटर होना चाहिए। यस, सो शी इज अ फाइटर वुमन। वाओ, सुनवा भी देते प्लीज। नहीं मानी इन लोगों ने मेरी बात, कोई बात नहीं है। थैंक यू। बड़ी खबर थी, बड़ी खबर थी आपके पास। मैं तो अभी खैरपुर से मुतालिक एक खबर देना चाह रहा था कि वहाँ पर, हाँ एग्जैक्टली, आबिद कॉलोनी से 20 रोज़ में 5 बच्चों के मुबैना अगवा के वाक़यात हुए, और 4 बच्चे उसमें ऐसे जो अगवा के अगले दिन मुख्तलिफ इलाकों से बेहोशी की हालत में मिले हैं। हफ्ते के रोज़ लापता होने वाले 7 साला सब्तैन सुमरो की लाश नहर से मिली। अफसोसनाक खबर वहाँ से रिपोर्ट हुई और वरसा ने SSP ऑफिस के सामने धरना भी दिया। इस पर शफीक शाह ने रिपोर्ट तैयार की, पहले आपको ये दिखाते हैं। खैरपुर में बच्चों के लापता होने के बढ़ते वाकयात, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। आबिद कॉलोनी से 20 रोज में 5 बच्चे लापता हुए, 4 बच्चे मुख्तलिफ इलाकों से बेहोश हालत में मिले। हफ्ते की रात घर के बाहर से गायब होने वाले 7 साला सिप्तैन सुमरो की लाश कोट डीजी नहर से मिली। बुरसा ने पुलिस के खिलाफ SSP ऑफिस के सामने धरना दे दिया। हमारे मोहल्ले में इससे पहले जो है 4 वाक़यात हो गए, लेकिन इंतजामिया ने उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अगवा करने वाला एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। रात से एक्शन भी किया है और हमने जो एक बंदा भी पकड़ा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीमें निकली हुई हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते वाक़यात से शहरी भी खौफज़दा हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने बेज़ालमाना एक ये किया है कि किसी मुतासर से कोई राब्ता, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। बच्चों के लापता होने के वाक़यात पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुतासरीन ने आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील की है। शफीक शर, समा, खैरपुर। और इस वक्त शफीक शर हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, फैमिली के साथ मौजूद हैं। शफीक, पहले मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली इस इशू के हवाले से बताइएगा, ये जो वाक़या रिपोर्ट हुआ था, फिर मैं चाहूँगा फैमिली से भी बात करवाएं हमारी। जी बिल्कुल, ये जो है कि वो खैरपुर में बच्चों के अगवा के वाक़यात जो है कि बढ़ना शुरू हो गए हैं। तकरीबन मुख्तसर दिनों में जो है कि बच्चों के अगवा होना खैरपुर में जो अगवा हो रहे हैं, जिसमें जो है कि हमाद बुगटी वलद जो है अब्दुल रहीम बुगटी को जो है कि अगवा करने की कोशिश की गई थी, जिसने जो है कि मुज़ाहिमत की थोड़ी देर के बाद जो है कि वो उसके ऊपर बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके सर पर ईंटें मारी गई और ईंटों
तकरीबन 12 से 15 टांके उस बच्चे को जो है कि वो लगे। इसके अलावा दूसरी है इनाया सुमरो वलद नवीद सुमरो, इस बच्ची को जो है कि वो एक दिन 20वें रमजान मुबारक को अगवा किया गया था। अगवा के बाद बच्ची को तकरीबन 24 घंटे के बाद बच्ची की लाश जो है कि एक सुनसान इलाके से बेहोश हालत में मिली थी, जिसके बाद जो है वो आलियान वलद इकबाल अब्बासी को जो है कि यहाँ से अगवा किया गया था, जिसको भी जो है बाद में गटर में जो फेंक दिया गया था। जो बच्ची जो है कि वो बच्चा जो है कि उस सीरियस कंडीशन में जो है कि बाद में वर्षा को मिला। इसके बाद अलिशबा वलद सलीम सुमरो को जो है कि वो अगवा किया गया था। इसके यानी कि नया के फौरन बाद जो है कि चंद दिन के बाद अभी इस हफ्ते के दिन जो है कि सिप्तेन वलद खलील सुमरो को अगवा किया गया था। ठीक है शफीक, ये हमने रिपोर्ट भी बिल्कुल रिपोर्ट भी आपकी इन बच्चों से मुतालिक थी, इन बच्चों से मुतालिक आपकी रिपोर्ट भी थी। मैं स्पेसिफिकली अनाया इससे मुतालिक आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप अनाया के वालिद साहब के साथ इस वक्त मौजूद हैं, नवीद सुमरो साहब के साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हमारी बात कराइएगा। कब लापता हुई थी, वापस कैसे मिली, कोई टेलीफोनिक राबता हुआ, कोई तावान मांगा गया, क्या मामला हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी जो है ना जिस तरह उठाई गई उसी तरह उसे जो है ना सिर्फ से चाकू के कट्स दिए गए थे उसके राइट हैंड बाजू में, और उसे जो है ना बार बार उसे जो है जूस में एक नींद की गोलियां डालकर दी गई थी। मतलब कि जिस तरह वो जितनी भी देर वहाँ पे उनके कब्जे में थी उसको बेहोश ही रखा गया था। और हमारा शक थोड़ा था उन लोगों पर, जिसकी वजह से उन्होंने जो है लड़की को किसी सुनसान जगह में कचरे के ढेर में इन्होंने फेंका। वो इस वजह से फेंका कि क्योंकि हमारा शक एक जो है ना स्टार्ट हो चुका था कि ये बंदा है। और मेरी बेटी मिलने के बाद खुदा का शुक्र है, किस पर शक था सर? का शुक्र है सर, किस पर शक था? क्या इससे मुतालिक पुलिस को बताया था आपने? और इस बात का मुझे बहुत बहुत हद से ज्यादा दुख है। बिल्कुल पुलिस में बताया था, एएसपी ऑफिस गए थे, पूरे शहर में जितनी भी कैमरास थी वो खुलवाई। उसके बाद हमने खुद अपनी मदद, आप जितने भी मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरास हैं उनके यहाँ हर किसी का दरवाजा खटखटाया कि आप अपनी सीसीटीवी कैमरा चेक करो इस टाइम से लेकर इस टाइम। उसके बाद जाके एक मोहल्ले से हमें सीसीटीवी कैमरा मिली जिसमें मेरी बेटी को एक 12 साल लड़का लेके जा रहा था, जो कि दूसरे दिन हमें जब मेरी बेटी सुबह को 8 बजे तक मिली हमें ए सेक्शन की से, तो उसके बाद हमें थोड़ी बहुत वीडियो हमने समझ में आई और हमने लड़का अपनी मदद आप ढूंढना शुरू किया। इससे पहले कभी आपने उस बच्चे को देखा था, उस 12 साल लड़के को? लड़का कौन है? फिर रात को ही हमें पता चल गया। वो हमने सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में देखा था, उससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि ये हमारी गली स्टार्ट होते ही पहली गली में अंदर रहते हैं ये, तो मेरा कभी उनके सामने आमना सामना नहीं हुआ। इस लड़के को मैंने कभी अपने मोहल्ले में नहीं देखा। दूसरा ये कि ये अभी कहीं से आए हैं यहाँ पे रहने किराए पे, तो शायद ये काम ही यही करने आए हैं इस मोहल्ले में। और इनके वालिद लड़के का और लड़के को मैंने अरेस्ट भी करवाया था। जिस दिन मेरी बेटी मिली उसी रात दूसरे ही दिन मैंने इन्हें अरेस्ट करवाया। ठीक है सर, अरेस्ट कराया था। इस वक्त एएसपी खैरपुर डॉक्टर इमरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर मैं चाह रहा हूँ उनका मौक़िफ़ भी शामिल कर लें। इमरान साहब, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची स्पेसिफिकली इस केस की? और ज़ाहिर है ये एक बच्ची नहीं और बच्चे हैं वो भी अगवा हुए, कुछ बच्चे बेहोशी की हालत में मिले, तो क्या हो रहा है सर इस शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए, आपने हमें लाइन पे लिया। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, मैं थोड़ा भी देख रहा था कि एक हफ्ते में 5 बच्चे अगवा, तो पहले मैं थोड़े से हकाइक को मैं बता दूँ कि इस तरह की चीज़ नहीं है। यहाँ पे टोटल लास्ट 3 मंथ्स में जो डिफरेंट तरह के डिफरेंट नौयत के 3 इंसिडेंट हैं, उसमें अगवा का नहीं है। फर्स्ट इंसिडेंट एक बुक्की बच्चा था, वो स्कूल से वापस आ रहा था, रास्ते में किसी एक और बच्चे ने उसको इंजर्ड किया, उसकी भी FIR हमारे पास रजिस्टर्ड है और उसमें जो सस्पेक्ट बंदा था वो ट्रेस हो चुका है, ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, और उसकी उस जख्मी जो बच्चा हुआ था उसने आइडेंटिफिकेशन भी की है, तो हमारा केस भी वो रिजॉल्व है। सेकंड इंसिडेंट हुआ था वो उसमें सिर्फ सिंपल एक इंजरी का मसला था। सेकंड केस हमारा हुआ था बच्ची इनाया सुमरो का, जो कि रिपोर्ट किया गया कि शाम को घर से निकली थी और उसके बाद वो मिसिंग थी। उसकी उम्र को 3 साढ़े 3 साल के लगभग थी।
तो फैमिली के साथ हमने मिलके, पुलिस ने और फैमिली ने जॉइंटली उस पर एफर्ट की, सारी रात उनको हमने सर्च किया। सुबह बच्ची वो हमें मिल गई। उसके बाद उसमें देखा गया कि उसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है। तो फैमिली के कंप्लेनर वालों ने हमसे काफ़ी उसमें कोऑपरेट किया था। पुलिस ने भी अपनी एफर्ट्स ली। तो जॉइंट एफर्ट्स की वजह से सीसीटीवी की मदद से वो जो सस्पेक्ट, उसमें एक बच्चा था, उसकी उम्र भी कोई 13-14 साल के लगभग थी, तो वो उसमें ट्रेस हो गया। ट्रेस होने के बाद वो केस भी रजिस्टर्ड हो गया और उसमें वो 2 लोगों पे नॉमिनेटेड एफआईआर थी, दोनों एक्यूज में अरेस्ट हो गए और वो केस अभी कोर्ट में अंडर ट्रायल है। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट है, जो कि 8 जून को शाम को सब्तैन बच्चा है, 4 से 4.5 साल उसकी एज है, उसके वालिदैन ने पुलिस को इतला दी कि वो घर से निकला था तकरीबन 6-6:30 बजे और उसके बाद वो कोई 2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद इतला दी गई कि वो मिसिंग है। इसी तरह उसकी तलाश शुरू कर दी सारी रात पुलिस ने। बिल्कुल, ये सर माजरत मैं आपकी बात भी काट रहा हूँ, आपने जो केसेस हमें बता रहे हैं सर, ये सारे इंडिविजुअल केसेस हैं या कोई ताने बाने आपस में मिलते हैं इन केसेस के? अभी तक की देखिए ना कि जो फर्स्ट इंसिडेंट है उसमें एक बच्चा जख्मी हुआ था और उसमें कोई अगवा वाली या खुदा न खास्ता जो कोई ज्यादती वाली या रेप वाली इस तरह की कोई। लेकिन सर बच्चों के अगवा में मुलव्वस हों या बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये सिचुएशन तो बड़ी तशवीशनाक है शहर में। नहीं, इसमें बच्चों के इंजेक्शन वाली भी इसमें कोई चीज नहीं है और उसमें जो अगवा वाली भी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो फर्स्ट इंसिडेंट है वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है कि उसमें एफआईआर भी हुई है, उसमें बच्चे का मेडिकल भी हुआ था, उसको सिर्फ सर में कुछ इंजरीज थी जो कि एक उससे थोड़ी सी बड़े उम्र के बच्चे ने उसको कोई इंजर्ड किया था। उसकी रीजन कोई भी हो सकती है, वो अभी बंदा हमारे पास स्टडी में है, अरेस्ट कर लिया गया है, उसको हम इंटेरोगेट कर रहे हैं कि उसका क्या मोटिव था। एएसपी खैरपुर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। अब जरा हमें जल्दी जल्दी से आगे भी बढ़ना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है लाहौर, इसी की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। वहां का माहौल, वहां पर क्या मनाजिर हैं, दिखा भी रहे हैं आपको, पूछ भी लेते हैं। जहांगीर खान, बताइएगा इस मौके पर क्या देख रहे हैं आप, क्या बता सकते हैं आप? जहांगीर खान से बात करेंगे इसी सिलसिले में। मनाजिर हमने आपके सामने रखे हैं। ये लाहौर के मनाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज पहुंचे हैं लाहौर हाई कोर्ट और जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो अदालत का अहाता है, ये अदालत के बाहर के मनाजिर हैं। ये यहाँ पर नून लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे और इस दरमियान ही पुलिस एहलकार उन्हें दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ धक्कम पेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद हैं, वो भी इस सिचुएशन को कवर कर रहे हैं और साथ में हमजा शहबाज को आगे ले जाने की, इस जगह से गुजारने की कोशिश भी की जा रही है क्योंकि सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बदनज़मी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। पुलिस एहलकार कोशिश कर रहे हैं लोगों को जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं उनको ज़रा यहाँ से दूर रखें, थोड़ा पीछे की तरफ हटाएं, लेकिन सपोर्टर्स वो धक्के मार रहे हैं इस वक्त। Let's change the topic, कुछ फैशन की बात करते हैं किरण। आज का ये आखिरी मौजू है हमारा क्योंकि बहुत आज हमने पॉलिटिकल अदालती मामलात हमने डिस्कस कर लिया। एनीवेज अब जरा फैशन की बात करते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ हों, वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ हों या कोई शोबिस शख्सियात हों, उनके पहनावे, उनके स्टाइल ट्रेंड बन जाते हैं और फॉलो करना शुरू कर दिया जाता है उनको। बरतानवी शहजादी डियाना की बात करें तो ठीक है, शी वाज ब्यूटीफुल बट यस, लेकिन एग्जैक्टली फैशन आइकन भी उन्हें कहा जाता है और उनसे जो चीज़ें मंसूब थी हम वो भी देखते हैं कि आज तक वो फैशन ट्रेंड्स में इन है और लोगों से फॉलो करते हैं। उनकी शादी का मौका ही क्यों ना हो, जो उसमें उन्होंने पहना था, जो ताज उन्होंने पहना था उसमें डायमंड्स लगे हुए थे और ये मकबूल हो गया था। उनका हेयर कट भी वैसे खासा मकबूल था। अब तक इसके ऊपर बात की जाती है। फ्रेंच डिज़ाइनर और बिजनेस वुमेन कोको चैनल का मोतियों का हार भी फैशन ट्रेंड बना रहा। ताज और मोतियों के हार की बात की जाए तो भाई मुमताज़ अदाकारा एलिज़ाबेथ टेलर, इनकी ज्वेलरी किसको भूल सकती है। नीलामी के दौरान 116 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में इसे बेचा गया था, फरोख्त किया गया था। जबकि अमेरिकी गुलकार माइकल जैक्सन, वाओ क्या बात थी उनकी ना, क्या स्टाइल था उनका। वो कॉपी भी होता है। अरे अब तक कॉपी होता है। उनके जैकेट्स, उनके हैट्स, ये सब कुछ भी खासे इन रहे। उनका हेयर स्टाइल भी खासा इन रहा और वो जो वो वाइट ग्लव्स थे ना, यस, बहुत महंगे किरण, नीलामी हुई थी कितने की, कोई आई गेस $3,50,000 इसमें नीलाम किया गया था वो। तो ये हसीनाएं तो एक तरफ, इनके फैशन से सारे ट्रेंड्स एक तरफ, लेकिन ना अब तो मुझे ये लग रहा है शुएब, मैं और आप हम दोनों ही ना
माइकल जैक्सन की शायद ज़्यादा फ़ैन है। एग्जैक्टली, हम ज़्यादा फ़ैन है एनीवेज। लेकिन ज़रा अपनी सेलिब्रिटीज़ अपने माहौल में भी आते हैं, वैसे नॉट जस्ट शोबिस पर्सनैलिटीज़। इवन इमरान खान जो खेड़ियाँ या चप्पलें पहनते हैं वो भी बहुत मकबूल हो जाते हैं, लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। आसिम दारा फैशन डिज़ाइनर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो बाकी बातें हम उनसे करते हैं। ये कैसे डिज़ाइनर की जो सिलेक्शन, डिज़ाइनर की जो चॉइस होती है, वो सेलिब्रिटीज़ जब पिक करते हैं उसके बाद वो उनको लोग फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। बहुत महंगी चीज़ें भी होती हैं, फिर आम लोग तो परेशान होते हैं कि आपने बना दिया और उन्होंने पहन ली। की तरफ जाते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक्चुअली ये हमारे लोगों की एक थिंकिंग बन चुकी है, जो भी सेलिब्रिटीज पहनेंगे वो इन फैशन हो या आउट फैशन हो, उसको हम लोगों ने फॉलो करना ये सोच के यार हम पहनेंगे हम भी वैसे ही लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि रमजान में अगर वो बिल्कुल एक कैजुअल सी चीज़ भी पहन लेना तो हर किसी ने वो चीज़ लेनी है कि हमने ऐसा दिखना है। और होपफुली अल्लाह करे ऐसा हो कि वाकई सब ऐसे दिखा करे, लेकिन अभी तक बड़ी अच्छी फीडबैक्स आती हैं सबकी। इनफैक्ट हमारे अपने जितने सेलेब्स हैं बहुत अच्छा कैरी करते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने देखा जिस तरह आयजा की जब शादी हुई तो हमने देखा कि उनके ड्रेसेस अगले को 1.5 साल तो रज के लोगों ने फॉलो किए। इसके बाद हम मुनीब पे देखें ना, मुनीब को देख ले, मुनीब पे बहुत ज्यादा हुआ। इनफैक्ट यासिर हुसैन, वो इतनी फंकी चीजें कैरी करते हैं, इतनी फंकी। हालांकि मुझे लगता है वो सिर्फ वही कैरी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यासिर हुसैन की 80% चीजें मैं बनाता हूँ, वो मुझसे बनवाते हैं। 80% चीजें मैं बनवाता हूँ, ये है वो शख्स। और मेरे पास ऐसी फीडबैक्स आती हैं उसकी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, लाइव के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट सारी चीजें बड़ी अच्छी पॉजिटिव। और कोई नए लोग तो ट्रेंड दे रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेंड जो पुराना वो भी फॉलो करते हो, कोई ऐसी एग्जांपल है आपके पास? बिल्कुल है। जैसे कि आसिम अजहर। ओके, आसिम अजहर आप देखिए, वो कुछ भी पहनेगा, वो रिप्ड जो डेनिम जैकेट होती है डैमेज स्टाइल की, वो पहन रहा है हर इवेंट पे। लेकिन नॉर्मली हमारे टीनेजर्स जितने सियालकोट, इस्लामाबाद, लाहौर के लड़के हैं, वो हमें सेम ऐसी जैकेट्स चाहिए, हमें लाजमी चाहिए, हमें आसिम अजहर दिखना है। तो वो पहन के पिक्चर्स लगाते हैं, वो टैग करते हैं, तो मतलब काफी फॉलो करते हैं ट्रेंड को बहुत ज्यादा। अच्छा, जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं वो आज के लोगों का नाम लेते हैं, और ये जो आज के लोग हैं जब ये आपके पास आते हैं तो कोई कहता है मुझे माइकल जैक्सन जैसे जरा ग्लव्स तो बना के देना है, वैसा एक जैकेट तो बना के देना है, ऐसा कभी नहीं होता। सेम कॉपी वाला सीन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया हमारा इतना एक्टिव है कि अगर वो ये होगा ना, हम रेप्लिका करेंगे, वो एक तरफ वो तस्वीर, एक तरफ ये तस्वीर। ये फर्क है। आसिम दारा ने छाप दिया, वो फिर एकदम ऐसे हो जाएगा सब। तो ये बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें भी डेफिनेटली, एक तो अगर सेलिब्रिटी आपके पास आया और उसने बताया मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ और अब फिर आपके पास आपने ऐड किया, एक तो ये मामला। लेकिन एक है कि बिल्कुल आपके नहीं, मैं सोचूंगा, मैं डिजाइन करूंगा और मैं पहनाऊंगा तुम्हें, ये कितना होता है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए इस फील्ड में। जब मेरा स्टार्टिंग का टाइम था तब ऐसा होता था, मेरे पास सेलेब्स आते थे, वो कहते थे यार मैं ऐसी चीज़ है ना, देखना ऐसा सेम हो। मैं कहता ठीक हो जाएगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है, वो आते हैं, ये हमने यार ये हमारा ये सीन, मैं कहता हूँ आप जाएँ आराम से घर पे, आपका काम हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको डिलीवर होता है वो बाद में टैग करते हैं, वो कहते हैं वाह यार क्या मजे की। अच्छा, ये हम जरा पॉलिटिकल उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम आपके आने से पहले हमजा शहबाज से मुतालिक नाज़रीन को खबर दे रहे थे, तो क्योंकि जहांगीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमजा शहबाज लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए, तो जहांगीर अपडेट कीजिएगा, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? जी, हमजा शहबाज जो है उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट पेशी पर पहुंच चुके हैं। जो कारकुनान मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज की आमद से पहले ही उनके इस्तकबाल के लिए हाईकोर्ट के बाहर मौजूद थे, उनकी आमद पर कारकुनों ने भी उनके हमरा अंदर जाने की कोशिश किया है, जिस पर पुलिस एहलकारों और कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल हुई है, एक किस्म का तसादम हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कारकुनों को अंदर जाने से रोक दिया है। काफी रश की कैफियत थी, जिसके बाद हमजा शहबाज हाईकोर्ट के बाहर ही गाड़ी से नीचे उतरे हैं और पैदल चलकर अहाता अदालत में दाखिल हो गए हैं। इस वक्त केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। केस की समाअत शुरू हो चुकी है, हमजा शहबाज वहाँ पहुँच चुके हैं। केस की समाअत के बाद भी आपसे अपडेट लेंगे। जहांगीर बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, और ये वैसे पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें, मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि वो शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट ये कितना ज़्यादा इन है। और मुझे ना लगे हाथ, तो ये भी बताइएगा कि किस पॉलिटिशियन को आप समझते हैं कि हाँ ये अच्छा स्टाइल करते हैं, अच्छा कैरी किया। मुझे पर्सनली आपने बोला था इमरान खान साहब का, उनकी वो जो कप्तान सैंडल होती है नीचे की, वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो सब लोग करते हैं कि यार वो जो खान साहब पहनते हैं कप्तान चप्पल, वो हमें लागे। अच्छा, और वो जैकेट्स भी पहन लेते हैं और लेदर जैकेट्स भी चूज कर लेते हैं और वो उसको कैरी करते हैं बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, कोई आपसे आके कहे कि जैकेट सलवार सूट वैसे कहते हैं, जैकेट्स वगैरह नहीं कहते, सलवार सूट उनके काफी ज्यादा। और स्पेसिफिकली पॉलिटिशियंस वो सिल्वर या गोल्डन बटन लाजमी होगा उनकी? प्लेन, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल गोल्डन ज्यादा जाते हैं, प्लेन होता है। और क्यों? मेरे पास कुछ अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं यहाँ के कराची के, वो मुझसे बनवाते हैं जब चीजें, वो कहते हैं यार बिल्कुल डिसेंट और एलिगेंट सी चीज, प्लेन हमें चाहिए शूटिंग में वेस्ट कोट, लेकिन बटन्स हमें गोल्डन चाहिए प्लेन। और फिर ऐसे जनरली भी लोग आते हैं कि यार हमें ये इस तरह की वेस्ट कोट चाहिए, हालांकि पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन वेस्ट कोट वैसे चाहिए, क्योंकि कॉपी उनको भी किया जाता है। आते हैं ऐसे। और कोई पॉलिटिशियन ऐसा आपकी नजर में कि जिसको आप एडवाइस करना चाहें कि आप इस तरह का स्टाइल करें?
मैं लाइफ में हूँ, मैं ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं ये तो कोई बात नहीं, बताएं यार। नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि मुझे काम करना है कराची में। अच्छा चलिए, पॉलिटिशियंस के बारे में आप बड़े मोहतात हैं, क्रिकेटर्स पर तो बात कर लेंगे ना। क्रिकेटर्स के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी हमने रिसेंट देखा कि सरफराज जब उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को तो शलवार कमीज ग्रीन कोट, वो कितना अच्छा स्टाइल था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमारे ट्रेंड को उन्होंने इन किया ना, बहुत अच्छा था। और मैंने क्रिकेट से काफ़ी काम किया। मैंने जुनैद खान, मतलब आपके ऐसे जुनैद खान, मोहम्मद समी, ये सब मेरे कस्टमर्स रह चुके हैं काफ़ी टाइम तक। बड़ा अच्छा मेरे इनके साथ एक्सपीरियंस है। और ये सब अब क्रिकेटर्स पे तो कमेंट कर सकते हैं ना कि ये इनमें कौन सा ऐसा क्रिकेटर जिसको आपको लगता है ही शुड कम टू यू, कि उसे थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है अपने स्टाइल को। सरफराज अभी तो तारीफ की थी यार। नहीं लेकिन वो कभी काफी बड़ी बहुत अलग चीजें पहन जाते हैं। सरफराज आपके सामने, और ये उनकी एक बेहतरीन लुक है जिसको बहुत पजीराई मिली, सबने पसंद किया, इवन मैंने और आपने भी हमने डिस्कस किया। अब बताइए कि यही सरफराज क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इनके अंदर जो आपको लगता है ना इनकी ड्रेसिंग में कि फिर उसके बाद में ना एक नया सरफराज होगा। एक दफा ये मेरे पास आ जाए आप खुद देखिएगा, एक दफा ये मेरे पास आ जाए आप खुद देखिएगा। कुछ तो सजेशंस होने चाहिए ना। नहीं मतलब एक अच्छा कैरी किया है उन्होंने, नो डाउट अच्छा लग रहा है बहुत। लेकिन इसके अलावा अगर आप वैसे सरफराज को उठा के देखेंगे तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस वैसे जैसा होना चाहिए, हमारा कैप्टन है वो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल कुछ ऑप्शंस आप दें हमें, क्या क्या मतलब जो सूटिंग उनको पहननी चाहिए, कलर्स बताएं, कोई कलर्स बताएं जो आपको लगता है सूट करेंगे। अच्छा आप मोस्टली देखेंगे सरफराज सिर्फ नेवी ब्लू और ब्लैक पे ही है, तो क्या कलर सबसे ज्यादा उन्हें सूट करता है? अगर अलावा सरफराज किसी कलर्स पे नहीं जाएंगे। सरफराज पहने, चारकोल ग्रे पहने, ग्रे पहने, समर के कलर्स पहने। ओके, यूरोप में अभी कलर्स एक से एक हैं, सारे मजे के कलर्स। आप हसन अली को देखें, वो पहनते हैं सारी फंकी चीजें। इमाद वसीम बहुत अच्छी ड्रेसिंग करता है। शहजाद अभी तो खैर नहीं है वो टीम में, लेकिन नहीं। आफरीदी का तो फिर कोई मतलब जैसे तुम शायद आफरीदी बोलेंगे, आफरीदी है। तो सरफराज को थोड़ा सा चाहिए क्योंकि कैप्टन है वो, हम नेशन को पूरी लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ कैजुअल्स के ऊपर भी ये जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। और वो क्या कलर्स हो सकते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, एक दफा ये जस्ट मेरे पास आ जाए, मैं लाइव पे बोल रहा हूँ इनको, ये मेरे पास एक दफा आए तो इंशाल्लाह। क्रिकेटर्स को तो आपने बोल दिया कि ये आए, उनको चेंज। पॉलिटिशियन भी कोई एक तो पिक करें जो आपको लगता है कि ही शुड कम टू यू। कोई भी आ जाए, सबके लिए दरवाजे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या मशवरा देंगे आप? क्योंकि वो भी एक ही से रंग पहन रहे होते हैं, ज्यादातर वो ब्लैक चूज करते हैं, बिल्कुल प्लेन पे रहते हैं। और ये कि फिर हाँ हेयर कट थोड़ा थोड़ा हम तब्दील देखते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते। अंदर का जाला पैर तो नहीं आया। नहीं मैं जाला नहीं हूँ, लेकिन वो उसी को कैरी करे, वो सही है उस पे। और वो नहीं चारकोल कलर के ऊपर तो ब्लू के ऊपर जा सकते। स्मार्ट है बिलावल भुट्टो पे, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, इन्होंने फाइनली इन्होंने किसी के बारे में कह दिया। अच्छा वैसे इमरान खान साहब भी दो कलर्स पे ज्यादा जाते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक। तो यही सही है कि और कलर ट्राई करें। ग्रे भी खैर सम टाइम्स ब्लू पे भी जाते हैं। हाँ ब्लू और ग्रे स्टोन में जाते हैं, बट मोस्टली हम देखते हैं कि ये दो कलर्स जिस पोज पे मेरे ख्याल से वहाँ पे ब्लैक और व्हाइट ही ज्यादा सूट भी, यही दो चीजें करती हैं। ओके, और उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते, नहीं करने चाहिए। सलवार कमीज में जैकेट पहन लें वो भी सही है, या वेस्ट कोट ज्यादा बेहतर है? वेस्ट कोट मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। वेस्ट कोट ब्लेजर पहन ले वो बेहतर है, जैकेट तो खैर। ये आपको शुक्रिया अदा करने की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको कहती हूँ कि आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इंतहाई सियासी स्टेटमेंट्स थे, बहुत मोहतात थे आप। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। कुछ स्टाइल के बारे में, कुछ पुराने और नए ट्रेंड्स के बारे में आज हमने बात की थी। लेकिन अभी हम आपको घुमा दे देंगे, घुमा के आपको रख देंगे जनाब। आपको लेकर जाएंगे स्वात, खूबसूरत वादी है जिसका नगर नगर हसीन है और सहर अंगेज़ है। लेट्स गो टू स्वात। है वैसे छुट्टी मिल जाए और स्वात जाएं, क्योंकि जो वहाँ जाए उसका मन वापस आने को ना चाहे। और मरगज़ार जो वहाँ की वादी है उसकी अगर आपने सैर करनी है तो आइए हमारे साथ, सैयद शहाबुद्दीन आपको सैर कराएंगे और हमें भी। ईद आई और गुजर गई, मगर मुल्क भर से आए सयाह जन्नत नजीर वादी स्वात से वापस जाने को तैयार नहीं। हर सू हरियाली, सुहाना मौसम और दिल मोह लेने वाले नजारे। सयाह तो जैसे इसके शहर में गिरफ्तार हो गए। लोग जहां कालाम, मानम जब्बा और दीगर तफरीही मुकामात का रुख करते हैं, वहीं मिंगौर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर वादी मरगुजार जाना भी नहीं भूलते, जहां रंग बरंग फूलों और सरसब्ज दरख्तों के बीच वाक़े सफेद महल सबकी तवज्जो का मरकज होता है। ये ऐसी ब्यूटी है कि हम इसको कभी कैमरे में कैप्चर कर ही नहीं सकते, कि इधर बहुत ज्यादा हमें मजा आता है। रियासत स्वात दौर के इस महल में दाखिल होने वालों पर सहर तारी हो जाता है। हम आए कराची से, लेकिन यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि बहुत हसीन जगह है। ऐसे ही लग रहा है कि हम किसी छोटे से ताजमहल में यहाँ खड़े हैं। ठंडे यख पानी में बच्चे मौज मस्तियाँ करते हैं तो सयाह दरख्त के साए में लजीज पकवानों की भी खूब मजे लेते हैं।
जन्नत नज़ीर वादी के दिलकश नज़ारों और दिल मोह लेने वाली आबो हवा ने सयाहों को अपनी शहर में जकड़ लिया है। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, बरगुजार, स्वात। लो, इतनी सारी बातें हो गई, वक्त तेजी से गुजर गया, बातें लगता है अभी बाकी हैं, लेकिन खत्म करनी पड़ेगी। बातें खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम खत्म हो गया जनाब। तो आज का शो आपको लगा कैसा है, जरूर बताएगा, और किस जगह की आप सैर करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने आपको आखिर में मरगज़ार की सैर कराई, तो आप हमें बताएं, हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे, ट्रस्ट में लेकर चलेंगे। लेकिन अभी हम कहेंगे आपको गुड बाय, मुलाकात होगी कल दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।